5 मिलियन की ब्रेकअप फी मिलने के बाद मैं रातों रात भाग गया। प्लेन में मेरी पत्नी के व्हाइट मूनलाइट ने मुझसे पूछा, पैसे काफी हैं? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया। काफी है, काफी है। तुम दोनों को 100 साल की खुशियां मिले। मेरी पत्नी नहीं जानती थी कि हर बार जब वो और उसका व्हाइट मूनलाइट एक दूसरे के करीब आए, उसके पीछे मेरी ही प्लानिंग थी। मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता था और उसे साथ नहीं ले जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि अनुया खुद को अकेला महसूस करे और फिर अपने व्हाइट मूनलाइट के पास जाकर दिल की बात कहे। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसे शराब की गंध से नफरत है, फिर भी मैं जानबूझकर इतना शराब पीता था कि बुरी तरह नशे में धुत हो जाऊं, ताकि वो मुझसे और ज्यादा नफरत करे और उससे और ज्यादा प्यार करने लगे। मैं जानबूझकर बहुत जल्दी सो जाता था और कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लेता था, क्योंकि मैं चाहता था कि बैनू और एक्साइंग फी का पहला मौका बिल्कुल परफेक्ट हो। उसे लग रहा था कि इन दिनों मैं बहुत अजीब हो गया हूँ, लेकिन उसे वजह समझ नहीं आ रही थी। आखिर में वो सिर्फ यही सोच सकी कि मैं अब भी इस बात से नाराज हूँ कि उसने जय लिंगफे का बर्थडे मनाने के लिए पूरी रात जाग कर बिताई थी। जब भी वो मुझसे बात करती, उसका लहजा पहले से कहीं ज्यादा नरम होता। तुम हमेशा अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहते थे ना? आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, इसलिए अब नाराज मत हो। मैं पहले ही अनगिनत बार समझा चुका था कि मैं बिल्कुल नाराज नहीं था, लेकिन अब और समझाने का मन नहीं था। वैसे भी अगर मैं कुछ कहता तो वो अपनी ही बात पर अड़ी रहती। जहाँ तक अम्यूजमेंट पार्क की बात है, पहले मैं सच में वहाँ जाना चाहता था। मैं बचपन से अनाथ था और कभी कोई मुझे अम्यूजमेंट पार्क नहीं ले गया। बाद में जब मैं अनु को डेट कर रहा था, मैंने कई बार इसका जिक्र किया और उसे मेरे साथ चलने के लिए भी कहा, लेकिन हर बार उसका जवाब यही होता था कि ये बहुत बचकाना है, सिर्फ छोटे बच्चों को खुश करने के लिए होता है। वो काम में व्यस्त रहती थी, उसके पास समय नहीं था और अम्यूजमेंट पार्क में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसलिए वो मना कर देती थी। पुरानी बातें याद करके इस बार मैंने सिर हिला दिया। छोड़ो, ये सब बच्चों को बहलाने वाले खेल हैं। मैं नहीं जा रहा। इन दिनों मेरे इनकार से वो लगभग पागल होने वाली थी, इसलिए इस बार भी उसने हार नहीं मानी। वो लगातार मुझे मनाती रही। आखिरकार उसके बार बार कहने पर मुझे मानना पड़ा। अम्यूजमेंट पार्क में प्रवेश करने के लिए टिकट खरीदने के तुरंत बाद मेरी नजर एक बहुत ही परिचित लोगों के समूह पर पड़ी। वे जाइंग फी और बैनू के दोस्त थे। उनके समूह की अगुवाई करने वाली लड़की का नाम सनियन था, जो पहले बैनू की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। जैसे ही उसने बैनू को देखा, वो उत्साह से उसके पास आई, उससे अभिवादन किया, फिर मुझे नजरअंदाज करते हुए सीधे आगे बढ़ गई। जब हम ऐसे ही मिल गए हैं तो चलो साथ में मजे करते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही माहौल अच्छा रहेगा। मैं बहुत पीछे रह गया था, सामने चल रहे लोगों के उस समूह से पूरी तरह अलग थलग। सुन्नी की बात सुनकर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके विपरीत अनुया ने सहज रूप से मुड़कर मेरी तरफ देखा। उस समूह के लोगों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्हें अभी अभी मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ हो। उनके मुंह से एक बनावटी सी माफी निकली, लेकिन बाया युई को छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनके हाव भाव ऐसे थे मानो अगर मैं खुश नहीं हूँ तो अकेले चला जाओ, वही बेहतर होगा। मैं उनकी मंशा समझ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अम्यूजमेंट पार्क आना मेरा विचार नहीं था। मेरी सहमति मिलने पर बयानुई ने राहत की सांस ली। हम यूं ही घूमते रहे और जो भी चीज दिलचस्प लगती उसे आजमाते गए। हल्की राइड्स के बाद स्वाभाविक रूप से रोमांचक राइड्स भी करनी थी। पूरे समय उसके आसपास हमेशा एक्सिंग फे मौजूद रहता था और हमेशा की तरह वो जायोलिंग फी को अपने पीछे सुरक्षित रखती थी। जो लोग सच्चाई नहीं जानते थे, वे उन्हें देखकर यही समझते कि वे दोनों प्रेमी हैं। विडंबना ये थी कि असली बॉयफ्रेंड तो मैं था। मैं सबसे पीछे चल रहा था। शुरू से अंत तक मैंने एक बार भी बैनू को कुछ याद नहीं दिलाया। जब हम एस्केप रूम गेम के सामने पहुंचे तो शिलिंग फी अचानक उत्साहित हो गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अनु, चलो अंदर चलकर खेलते हैं। ठीक है, बैनू ने सिर हिलाया। तुम लोग जाओ, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उसके मुंह से इनकार अभी निकला ही था कि शॉ लिंग फी ने लाड से उसके कंधे को झकझोर दिया। मेरे साथ चलो ना, तुम्हारे बिना मुझे बहुत डर लगेगा। उसका दयनीय चेहरा देखकर अनुया दोबारा मना नहीं कर सकी। आखिरकार उसने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन ये कहते ही उसने सहज रूप से मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं पूरी तरह शांत था, मानो मुझे किसी बात से कोई मतलब ही न हो। मेरी ये शांति देखकर उसके दिल में अचानक बेचैनी की एक लहर उठी, लेकिन तब तक मैं पहले ही एस्केप रूम की तरफ बढ़ चुका था। शिलिंग फी ने हॉरर थीम वाला कमरा चुना। वो बहुत डरपोक था,
लेकिन फिर भी ऐसे खेल खेलना उसे पसंद था। अंदर जाते ही वो बयानुई के बिल्कुल पास पक गया। मैं चुपचाप जा लिंगफे को देखता रहा। वो हर थोड़ी देर में डरकर जोर जोर से चीख उठता और अगले ही पल सीधे बैनुआ की बाहों में जा गिरता। डरो मत, ये सब नकली है, बस इतना ही। बैनू बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसने बहुत जल्दी हमें अंतिम दरवाजे तक पहुंचा दिया। अंतिम दरवाजे के लिए कोई पजल सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसमें एक पुरुष और एक महिला को दूल्हा और दुल्हन बनकर शादी की रस्म निभानी थी। तार्किक रूप से देखें तो बे अनुया और मैं ही यहाँ एकमात्र कपल थे, इसलिए हमारे लिए वे भूमिकाएं निभाना सबसे उचित था। लेकिन विडंबना ये थी कि उसी समय सुनानियन फिर बोल उठी। मैंने सुना है कि तुम्हें भूतों से बहुत डर लगता है, क्यों न लिंगफाई और सिस्टर युए ये भूमिकाएं निभाए। जैसे ही ये बात कही गई, बाकी करीबी दोस्त भी उसका समर्थन करने लगे। मैं उनकी भद्दी दलीलें सुन रहा था और लगभग जोर से हंस पड़ने वाला था। बाई ने न तो सहमति जताई और न ही कोई विरोध किया। ये देखकर एक्साइंग फी ने मुंह खोला। अगर मैं और अनु ये करे तो शायद ठीक नहीं होगा, बाद में ब्रदर जिंगवान फिर नाराज हो जाएंगे। उसी समय मैं जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अचानक बीच में आ गया। डोनेनियन और बाकी लोगों को लगा कि मैं फिर से नाटक करने वाला हूँ। वे तुरंत शब्दों से मेरी आलोचना करने लगे। ये तो बस एक गेम है, तुम इसे इतना दिल पर क्यों ले रहे हो? मैंने उन्हें थोड़े हैरान भाव से देखा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अभी भी वेडिंग विटनेस की भूमिका खाली है। मैं वेडिंग विटनेस बन जाता हूँ। मेरी प्रतिक्रिया देखकर सब लोग चौंक गए। उन्हें डर था कि कहीं मैं अपना फैसला न बदल दूं, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी दोनों को दूल्हा और दुल्हन के कपड़े पहनने के लिए कह दिया। सब कुछ बहुत आसानी से चलता रहा। फिर मैंने कहा, अब दूल्हा और दुल्हन किस करें? बाई की हरकत अचानक रुक गई। उसके यूं ठिठक जाने पर मैंने कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय मैं सीधे उसके पीछे गया और जोर से उसे धक्का दे दिया। वो लड़खड़ाती हुई जाइंग फी की तरफ बढ़ी और उसके होंठ सीधे जाइंग फी के चेहरे से जा लगे। चैलेंज पूरा करने के बाद जब हम बाहर निकले तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। सिर्फ मेरे चेहरे का भाव नहीं बदला था, मैं ऐसा दिख रहा था मानो इस घटना का मुझ पर जरा भी असर नहीं पड़ा हो। बाहर निकलते ही अनुया आखिरकार फट पड़ी। उस आखिरी धक्के का क्या मतलब था? कौन सा बॉयफ्रेंड अपनी ही गर्लफ्रेंड को किसी और को किस करने के लिए आगे धकेलता है? वो मेरी तरफ घूरकर देख रही थी, मानो मेरे चेहरे पर कोई सुराग ढूंढ ना चाहती हो। लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। और क्या मतलब हो सकता है? बस चैलेंज जल्दी पूरा करना चाहता था ताकि सब खत्म हो जाए। बैनू अभी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन पीछे चल रहा शा लिंगफी अचानक तेजी से आगे आया और उसके पास पहुंच गया। उसने सहजता से उसका हाथ पकड़ लिया। अनु, मुझे भूख लगी है, आगे एक रेस्टोरेंट है, चलो कुछ खा लेते हैं। शा लिंगफी को फिर से भूखा कहते सुनकर बनू ने सहज रूप से समय देखा। दोपहर के खाने का समय हो चुका था। सच में अब खाने का समय हो गया है। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। सुनसान और बाकी कुछ लोगों ने ये देखकर समझदारी भरी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। हमें भी अब वापस जाना है, हम तुम दोनों के साथ नहीं चलेंगे। अगर मैं वापस नहीं गई तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। ये कहने के बाद उसने यांग बे की तरफ देखते हुए एक अर्थपूर्ण हौसला बढ़ाने वाला इशारा भी किया। बाई अनु से विदा लेने के बाद वे सब मुड़े और सीधे बाहर की ओर चल दिए। मैं, जिसे जानबूझकर सबने नजरअंदाज कर दिया था, अनुई और शीलिंग फी को एक दूसरे के बहुत करीब खड़े देखा और फिर मैंने भी मुंह खोला। तुम दोनों जाकर खाना खा लो, मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। ये कहकर मैंने ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि उन दोनों की क्या प्रतिक्रिया थी। मैं सीधा बाहर निकल गया। ये कहना कि मुझे कुछ काम था कोई बहाना नहीं था। कुछ समय पहले मैंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और आज वही दिन था जब मैं उसे लेने जा सकता था। सबको दिखाने के लिए मैंने जय लिंगफे, बैनू और उसके उन करीबी दोस्तों को ब्लॉक कर दिया था। शुरुआत में मैं बस अपनी खुशी थोड़ी सी साझा करना चाहता था, लेकिन 3 दिन बाद मुझे एक अप्रत्याशित फोन कॉल मिला। वो मेरे यूनिवर्सिटी के 4 सालों के दौरान मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेंटोर का कॉल था। जब से मैंने बायुई के लिए अपना सबसे पसंदीदा करियर छोड़ दिया था, तब से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा था। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो उस समय प्रोफेसर को मेरी कमजोरी देखकर बहुत निराशा हुई होगी। प्रोफेसर, आपने अचानक मुझे कॉल क्यों किया? फोन के दूसरी तरफ उनकी आवाज बहुत प्रसन्न थी। सुना है तुम जल्द ही विदेश जा रहे हो और फिर से डिजाइनिंग शुरू करने वाले हो। संयोग से कल क्लास रियूनियन भी है, इसलिए बाहर आकर सबसे मिल लो। इसे तुम्हारी फेयरवेल पार्टी समझ लो। अपने मेंटोर और उन क्लासमेट्स के बारे में सोचकर, जिनसे मैं बहुत समय से नहीं मिला था, मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत हामी भर दी। उस रात मैं गेस्ट रूम में जल्दी सो गया।
यहाँ तक कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि बैनू कब वापस आई। अगले दिन मैं घर से निकला और टैक्सी लेकर सीधे उस पते पर पहुंच गया जो मेरे मेंटोर ने भेजा था। जैसे ही मैं पहले से बुक्ड प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, प्रोफेसर ने हाथ हिलाकर मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। चूंकि ये क्लास रियूनियन था, इसलिए कई वर्षों से न मिलने के बावजूद बातों की कोई कमी नहीं थी। पूरा समूह खाते पीते बातें करता रहा और समय पलक झपकते ही बीत गया। मैं अपने मेंटोर के साथ बातचीत में व्यस्त था कि अचानक मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने फोन उठाकर देखा। ये बाय अनु की लॉ फर्म की एक इंटर्न का कॉल था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से इंटर्न की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। ब्रदर युवन, सिस्टर बी के पेट का दर्द फिर से शुरू हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। अब हम क्या करें? मैंने कुछ नहीं छिपाया, सीधे उसे उन 2 मेडिसिन के नाम बता दिए जो वो आमतौर पर लिया करती थी। उसके तुरंत बाद दूसरी तरफ से चीजें इधर उधर खोजने की आवाजें आने लगी। आखिरकार इंटर्न की भर्राई हुई आवाज फिर सुनाई दी। ब्रदर जिंगवान, मुझे वे मेडिसिन ऑफिस में नहीं मिल रही हैं। क्या आप कृपया उन्हें यहाँ लेकर आ सकते हैं? अगर ये पहले वाला मैं होता तो इंटर्न की बात सुनकर बिना सोचे समझे तुरंत मान जाता, लेकिन अब मैंने बिना जरा सी हिचकिचाहट के साफ इनकार कर दिया। अगर वहाँ नहीं थी तो पास की किसी फार्मेसी से खरीद लेते या किसी ऐप से डिलीवरी ऑर्डर कर देते। दोनों ही बहुत सुविधाजनक है, लेकिन मैं वहाँ नहीं आने वाला। ये कहकर मैंने तुरंत कॉल काट दिया। ये देखकर जो मेंटोर अब तक चुप थे, आखिरकार बोले, जिंगवान, क्या वही गर्लफ्रेंड है जिसके लिए तुमने उस समय सब कुछ छोड़ दिया था? मैंने सिर हिलाया। जी सर। तो क्या उसने तुम्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है? प्रोफेसर मुझे देख रहे थे और उनकी आवाज में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। मैं डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट था। मुझे ज्वेलरी डिजाइन से बेहद लगाव था। मेरे पास प्रतिभा भी थी और मैं बेहद मेहनती भी था। मेरे सामने एक शानदार भविष्य था, लेकिन प्यार के कारण और अपनी गर्लफ्रेंड का पूरे दिल से ख्याल रखने के लिए मैंने स्वेच्छा से ज्वेलरी डिजाइन छोड़ दिया था। प्रोफेसर को भी डर था। उन्हें डर था कि कहीं अब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड की असहमति की वजह से ये मौका छोड़ न दूं और इस तरह इतनी मुश्किल से मिली इस अवसर को फिर से बर्बाद न कर दूं। लेकिन सौभाग्य से मैंने तुरंत सिर हिला दिया। वो मानती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही उससे ब्रेकअप करने का फैसला कर चुका हूँ। प्रोफेसर ने कभी नहीं सोचा था कि उनका एक साधारण सा सवाल इतना शानदार जवाब लेकर आएगा। वो जोर से हंस पड़े। यही तो एक असली आदमी की तरह बात हुई। कोई अपनी पूरी जिंदगी और भविष्य किसी औरत के लिए कैसे छोड़ सकता है? उस समय तुम मेरे पढ़ाए हुए सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स में से एक थे। अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से गौरव से भरा होगा। बस अफसोस इस बात का है कि तुमने पहले एक गलत फैसला लिया था, लेकिन इस बार तुम्हें जरूर बड़ा नाम कमाना है। ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। जरूर सर, क्योंकि आखिरकार मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। क्लास रियूनियन खत्म होने तक काफी समय बीत चुका था। जब मैं घर लौटा तब रात काफी हो चुकी थी। लिविंग रूम का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आया और लाइट जली, मैंने देखा कि बैनू सोफे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह उदास और काला पड़ चुका था। मैं एक पल के लिए चौंक गया। जब मैंने साफ देखा कि वो बाई ही है तो मेरी भौहें अनायास सिकुड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीले पड़े चेहरे के साथ बनू लगातार मुझे घूरती रही। काफी देर बाद उसने आखिरकार मुंह खोला, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं। आखिर तुम गए कहाँ थे? इतनी देर से घर क्यों लौटे? क्या तुम्हें नहीं पता था कि आज मेरे पेट में दर्द था? या फिर क्या तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए? उसने एक के बाद एक सवाल दाग दिए। उसकी आवाज में भरी हुई झूंझलाहट साफ महसूस की जा सकती थी, लेकिन उसके गुस्से के बिल्कुल विपरीत मैं उसे शांत भाव से देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैं आज वहां गया ही नहीं। पहली बात, क्योंकि मुझे सच में कुछ जरूरी काम था। दूसरी बात, क्योंकि मैं तुम्हारे ऑफिस से बहुत दूर था, इसलिए मेरा वहां जाना वास्तव में जरूरी नहीं था। किसी को मेडिसिन खरीदने के लिए भेज देना या डिलीवरी ऑर्डर कर देना कहीं ज्यादा समझदारी भरा विकल्प था। अगर मैं वहां चला भी जाता तब भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाता। ये कहकर मैं फिर से जाने ही वाला था। आखिरकार अनु अपना संयम खो बैठी। उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से ऊंची हो गई। जिंगवान, तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। मैंने उसे उदासीनता से देखा। पहले मैं कैसा था? अनु का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसे और ज्यादा उत्तेजित होता देखकर मैंने अपने कनपटियों को रगड़ा। वो अचानक आगे बढ़ी जैसे मुझे रोकना चाहती हो, लेकिन मेरे मुंह से निकले शब्दों ने उसे मानो बर्फ की गुफा में धकेल दिया। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है। मुझे बहुत नींद आ रही है। पहले खुद को शांत करो। मैं सोने जा रहा हूँ।
रवाना होने की तारीख में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। मैंने सीधे बैनू का अकाउंट डिलीट और ब्लॉक कर दिया। उसके करीबी दोस्तों को भी ब्लॉक कर दिया। साथ ही हर एक कॉन्टैक्ट मेथड भी हटा दिया। वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करती। वैसे भी जिसे वे लोग अपना असली ब्रदर इन लॉ मानते हैं वो जेड लिंगफी है। एक बार मैं विदेश चला गया तो इन लोगों से संपर्क बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फ्रेंड्स डिलीट करने के बाद मैं उन सभी ग्रुप चैट्स में गया जिनमें मैं अनु की वजह से शामिल हुआ था। मैं एक एक करके हर ग्रुप छोड़ता गया। उससे जुड़ी हर चीज को अपनी जिंदगी से मिटा दिया। फिर मैं दोबारा अपना लगेज पैक करने में व्यस्त हो गया। आखिरकार मैं यहाँ पूरे 5 साल से रह रहा था। सारा सामान समेटने में काफी मेहनत लगी, लेकिन सौभाग्य से आज सुबह बैवा ने कहा था कि लॉ फर्म में एक नया केस आया है, इसलिए वो जल्दी से घर से निकल गई। मुझे सामान पैक करने के लिए एकदम सही मौका मिल गया। सब कुछ निपटाने के बाद मैंने सूटकेसेस को व्यवस्थित तरीके से दरवाजे के पास रख दिया। उसी समय बैनुआ ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अंदर आते ही उसकी नजर प्रवेश द्वार पर रखे सूटकेसेस पर पड़ी। उसके दिल में अचानक एक बुरा पूर्वाभास उठा। ये सब क्या है? आज बैनू का इतनी जल्दी घर लौटना मेरे लिए थोड़ा हैरान करने वाला था, लेकिन उन सूटकेसेस को देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सहजता से एक बहाना बना दिया। यहाँ बहुत सारा पुराना सामान है, मैं नया सामान लेने वाला हूँ, ये सब फेंकने के लिए रखा है। उसने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर आधा विश्वास और आधा संदेह था, लेकिन अंत में उसने अपनी नजरें हटा ली। असल में आज उसका इतनी जल्दी घर आना किसी और वजह से था, और उस बात का जिक्र करते ही उसका गुस्सा दब नहीं पाया। उसकी आवाज में डर की हल्की झलक भी छिपी हुई थी। तुमने अचानक मुझे डिलीट क्यों कर दिया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। मैंने तुरंत फोन निकाला और अकाउंट से लॉग आउट कर दिया। फिर हैरानी का नाटक करते हुए कहा, अरे मेरा अकाउंट लॉग आउट कैसे हो गया? बेअनु की नजरों के सामने मैंने कुछ देर फोन में इधर उधर टैप किया, फिर दोबारा अकाउंट में लॉग इन कर लिया। उसकी तरफ देखते हुए मैंने थोड़े अपोलोजेटिक चेहरे के साथ कहा, शायद इसी वजह से तुम फ्रेंड लिस्ट से हट गई होगी। मेरा अकाउंट हैक हो गया था। शायद मेरी एक्टिंग बहुत ज्यादा बनावटी थी, या शायद हाल के दिनों में वह मेरे असामान्य व्यवहार को नोटिस कर चुकी थी। कुल मिलाकर उसे मेरे बहाने पर खास विश्वास नहीं हुआ। तो अभी मुझे वापस ऐड करो, मैं यही खड़ी होकर देखूंगी। वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली, पूरी तरह मेरे सामने खड़ी रही। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने फोन उठाया और उसके सामने किए गए QR कोड को स्कैन करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जानकारी स्कैन होने से पहले ही उसके फोन की रिंगटोन अचानक बज उठी। स्क्रीन पर लिंगफाई का नाम चमक रहा था। उसने एक झटके में फोन पीछे खींच लिया। कॉल कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ क्या कहा गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके चेहरे का रंग तेजी से बदलते हुए देखा। लिंगफाई, घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत मुड़ी और भागती हुई बाहर निकल गई। मैंने शांत भाव से ऐड फ्रेंड वाला इंटरफेस बंद कर दिया। फोन जेब में रखने ही वाला था कि स्क्रीन पर अचानक एक ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज पॉपअप हो गई। कीवर्ड था लिंगफाई प्लेजियरिज्म। साई लिंगफी एक युवा ज्वेलरी डिजाइनर था जो पिछले कुछ वर्षों में बेहद लोकप्रिय हो गया था। उसकी प्रसिद्धि का कारण था कि उसने एक नेशनल यूथ टैलेंट कंपटीशन में भाग लिया था और सभी प्रतियोगियों को हराकर चैंपियनशिप जीत ली थी। लेकिन अब खुलासा हुआ था कि उसकी सबसे मशहूर चैंपियनशिप डिजाइन सीरीज पूरी तरह प्लेजरिज्म थी, और संयोग से जिस डिजाइन को उसने कॉपी किया था वो मेरा डिजाइन था। अब समझ आया कि अभी कुछ देर पहले शॉ लिंगफी इतनी बेताबी से बयानुई को कॉल क्यों कर रहा था। बयानुई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और साथ ही एक लॉयर भी। इस मामले को सुलझाने में सबसे तेज मदद वही कर सकती थी। लेकिन अफसोस, डिजाइन इंडस्ट्री में प्लेजियरिज्म सीधे मौत की सजा के बराबर माना जाता है। जिलिंगफी ने ये विनाश खुद अपने हाथों से बुलाया था। हालांकि अब इन सब बातों का मुझसे कोई संबंध नहीं था। मैंने बुकिंग ऐप खोला और अगले दिन लंदन जाने की फ्लाइट टिकट बुक कर ली। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मुझे बस कल सीधे निकल जाना था। अगली सुबह बयानुई बेहद जल्दबाजी में घर लौटी। जब उसने मुझे नाश्ता करते देखा तो कुछ देर झिझकी। आखिरकार उसने मुंह खोला। जिंगवान, वो डिजाइन मैन्युस्क्रिप्ट्स। लिंगफा ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि उस पर प्लेजियरिज्म का आरोप लगाया गया है। मैंने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट देख लिया है। वो वही तुलीप कलेक्शन है जो तुमने 5 साल पहले वीबो पर पोस्ट की थी। अभी उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा है कि सन ने प्लेजियरिज्म नहीं किया, बल्कि वो तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन था। क्या तुम वीबो में लॉग इन करके इस बार उसकी मदद के लिए वो पोस्ट शेयर कर सकते हो? 5 साल पहले जब मैंने डिजाइन इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था, तब मैंने लगातार कई रातें जागकर
उस तुलीप कलेक्शन का अंतिम डिजाइन तैयार किया था। उस समय उसने मुझसे पूछा भी था, अगर तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन से इतना प्यार है तो फिर तुम इसे छोड़ना क्यों चाहते हो? और मेरा जवाब था, मेरा करियर तुम्हारे जितना महत्वपूर्ण नहीं है। तुलीप कलेक्शन वो पहला कलेक्शन था जिसे हमने रिलेशनशिप में आने के बाद पब्लिश किया था। वो एक डिजाइन था जो सिर्फ उसके लिए बनाया गया था और अंत में उसी की वजह से उसका अंत भी हो गया। बैनुआ से बेहतर कोई नहीं जानता था कि तुलीप कलेक्शन मेरे लिए कितना खास मायने रखता है। फिर भी उसने मेरे सामने ये मांग रखी, सिर्फ शिलिंग फी की खातिर प्लेजियरिज्म के शिकार व्यक्ति से ही प्लेजरिस्ट के लिए सफाई दिलवाना। मुझे ये सब थोड़ा हास्यास्पद लगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसकी मदद के लिए वो पोस्ट शेयर करूं? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसके मन की बात साफ पढ़ सकता था। वो चाहती थी कि मैं लिंगफाई की मदद करूं और उसने ये मांग इसलिए की क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मैं उसे मना नहीं करूंगा। आखिरकार वो सबसे अच्छी तरह जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरी शांत नजर देखकर बाई को थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने मानो इसकी भरपाई करने का फैसला किया। तुम हमेशा विट्संडे आइलैंड्स जाना चाहते थे ना? तुम क्लैरिफिकेशन पोस्ट कर दो, फिर हम दोनों साथ वहाँ चलेंगे। अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए उसने मेरे सामने ही ऑस्ट्रेलिया की 2 प्लेन टिकट्स खरीद ली। लेकिन पेमेंट पूरी होते ही लिंगफाई का फोन फिर आ गया। अनुई, किसी ने मेरा घर का पता ऑनलाइन डाल दिया है। अभी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोग जमा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही उसने सुना कि जायोलिंग फी घिर गया है, बाई तुरंत घबरा गई। जाने से पहले वो सिर्फ एक बात कह पाई, तुम क्लैरिफिकेशन पोस्ट जरूर शेयर करना, ठीक है? फिर वो जल्दबाजी में बाहर निकल गई और मैंने बस चुपचाप उसकी पीठ को दरवाजे के पीछे गायब होते देखा। मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद मैंने आराम से अपना नाश्ता खत्म किया। बर्तन साफ करने के बाद मैंने आखिरकार अपना फोन निकाला और उस वीबो अकाउंट में लॉगिन किया जिसे मैंने पिछले 5 सालों से छुआ तक नहीं था। मैंने शिलिंग फी का डिफेंस पोस्ट रीशेयर किया और उसके साथ 8 बड़े शब्द लिख दिए, 0 कोलैबोरेशन, इट्स प्योर प्लेजियरिज्म। पोस्ट करने के बाद आने वाले तूफान की बिल्कुल परवाह किए बिना मैंने सिम कार्ड निकालकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैं कमरे में गया, अपना लगेज उठाया और इस घर को आखिरी बार देखा। उसके बाद मुड़कर बाहर निकल गया। मैंने कार बुक की और सारा लगेज लेकर सीधे एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। इस बार मैं किसी के लिए भी पीछे नहीं रुकूंगा। ये वीबो पोस्ट बहुत जल्दी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। ओरिजिनल क्रिएटर के खुद सामने आकर एक्साइंग फी पर प्लेजियरिज्म का आरोप लगाने से वो एक जिद्दी इंसान जैसा दिखने लगा जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। आधे घंटे पहले तक वो दावा कर रहा था कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन शेयरिंग कोलैबोरेशन था। अब उसकी बात पूरी तरह हास्यास्पद लग रही थी। नेटिजन्स का गुस्सा समुद्री लहरों की तरह उमड़ पड़ा। कुछ अति उत्साही लोगों ने तो शाइंग फी का सटीक पता भी ढूंढ लिया। उन्होंने उसके घर के मुख्य दरवाजे पर पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, प्लेजराइजिंग डॉग गो डाई। खून जैसे लाल रंग के वे शब्द बेहद डरावने लग रहे थे। उस समय बयोनुआ शाइंग फी के कमरे में बैठी उसे दिलासा दे रही थी ताकि वो डरे नहीं। लिंगफे, सब ठीक हो जाएगा, मैं लॉयर हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक की है और तुम्हें घर आकर धमकाया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। लेकिन उसके दिलासा देने से एक्साइंग फी का रोना नहीं रुका, उल्टा वह और ज्यादा सिसकने लगा। उसने वीबो पर मेरा पोस्ट खोल कर दिखाया, अनु, तुमने नहीं कहा था कि ब्रदर जिन मेरी मदद करेंगे? फिर उन्होंने मुझे प्लेजरिस्ट क्यों कहा? क्या वो अब भी मुझे माफ नहीं करना चाहते? उसकी आवाज शिकायत और डर से भरी हुई थी। जब बाई ने देखा कि मैंने वीबो पर पोस्ट किया है लेकिन लिंगफाई के पक्ष में नहीं बल्कि उसके खिलाफ, तो उसके भीतर तुरंत गुस्से की लहर उठी। उसने सहज रूप से फ्रेंड लिस्ट में मेरा अकाउंट ढूंढना चाहा, लेकिन तभी उसे याद आया कि कल जब वो मुझे वापस ऐड करने के लिए कह रही थी तब लिंगफाई का फोन आ गया था और वो बीच में ही चली गई थी। उसके बाद उसे मेरी तरफ से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं मिली। तब उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे वापस ऐड ही नहीं किया था। कोई और रास्ता न देखकर उसने मेरा फोन नंबर डायल किया, लेकिन कॉल करते ही उसे पता चला कि उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। कल दरवाजे के पास रखे हुए सूटकेसेस याद आते ही उसके मन में एक बेहद अविश्वसनीय विचार उभरा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। फिर उसने उन सभी ग्रुप्स को ढूंढना शुरू किया जिनमें मैं सिर्फ उसकी वजह से शामिल हुआ था। वो बार बार ग्रुप मेंबर लिस्ट पलटती रही, लेकिन वो परिचित प्रोफाइल पिक्चर कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने मुझे ढूंढने के लिए हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वीबो पर भी उसने पाया कि मैं उसे ब्लॉक कर चुका था। उसके दिल की बेचैनी और भी बढ़ गई। उसने तुरंत सुनूनियन और बाकी लोगों के ग्रुप में कॉल किया।
यहाँ तक कि जेड लिंगफाई के क्या हुआ पूछने पर भी उसका ध्यान नहीं गया। क्या तुम लोग जिंगवान से संपर्क कर सकते हो? उसने सीधे अपना उद्देश्य बता दिया, लेकिन सबसे पूछने के बाद उसे एक ही जवाब मिला। अचानक उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तभी बे अनु को एहसास हुआ कि वो सचमुच मुझे ढूंढ नहीं पा रही है। उसकी आंखों में एक पल के लिए शून्यता छा गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। वो बस सहज रूप से उठी और बाहर की ओर चल दी। उसे जाते देखकर जेलिंगफी तुरंत घबरा गया। अनु, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लगेगा। जो तरीके पहले हमेशा काम करते थे वे अचानक पूरी तरह बेअसर हो गए। बैनू ने उसे जोर से एक तरफ धकेल दिया, फिर सीधे नीचे उतरकर अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट पहुंची और पूरी रफ्तार से घर की ओर गाड़ी दौड़ा दी। लिंगफी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे बिना किसी परवाह के जाते देखकर वो सिर्फ निराश होकर दरवाजा बंद कर सका। खिड़की के पास जाकर उसने देखा कि बैनू की कार जी से दूर जाती हुई नजरों से ओझल हो गई। 20 मिनट बाद बाइक घर पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही उसने हर कमरे में तलाश शुरू कर दी, लेकिन मेरा कहीं कोई निशान नहीं था। जब उसने ध्यान से देखा तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा सारा लगेज भी गायब था। वो कमरे में हर जगह तलाश करती रही, इस उम्मीद में कि कोई छोटा सा निशान मिल जाए जिससे साबित हो कि मैं कभी यहाँ था। लेकिन आखिर में मास्टर बेडरूम में उसे सिर्फ एक स्टिकी नोट मिला। नाइट स्टैंड पर रखे उस नोट पर लिखा था, ब्यू लेट्स ब्रेक अप। सिर्फ 8 शब्द, लेकिन वे शब्द एक भारी हथौड़े की तरह सीधे बयुआ के दिल पर आ गिरे। मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन मैं तो उससे इतना प्यार करता था। उसके लिए मैं कभी भी सब कुछ छोड़ सकता था। उसके लिए मैंने ज्वेलरी डिजाइन इंडस्ट्री तक छोड़ दी थी, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब उसने सिर्फ इतना कहा था कि मैं शी लिंगफे के लिए एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट पोस्ट कर दूं। फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। बाई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे मानना भी पड़ा। मेरा जाना इतना निर्णायक था कि उसने उसे कुछ भी सुधारने का मौका नहीं छोड़ा। उसे ये तक नहीं पता था कि मैं कहाँ गया हूँ, किसी दूसरे शहर में या फिर विदेश। खाली कमरे को देखते हुए उसे लगा मानो उसका दिल भी उसी कमरे की तरह खाली हो गया हो। आत्मा की गहराइयों से उठती उदासी उसकी समझदारी पर लगातार हमला कर रही थी। उसने यहाँ तक किया कि लॉ फर्म वापस भागी, एक कुली का फोन लेकर मुझे कॉल किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार कोशिश की हो, हर बार उसे सिर्फ वही आवाज सुनाई दी, द सब्सक्राइबर यू हैव डायल्ड इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। वो ठंडी यांत्रिक महिला आवाज। उसी समय उसका फोन बज उठा। ये ज़ाइलिंगफी का कॉल था। अनु, तुम कहाँ चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। जिंगफी की आवाज फोन से सुनाई दी, लेकिन बाई के दिल में पहले वाली घबराहट अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने अपना माथा दबाया, काफी देर तक चुप रही। जब दूसरी तरफ से दबे हुए रोने की आवाज आई, तब उसने थके हुए स्वर में जवाब दिया, जब से मैंने तुम्हारा केस लिया है, मैं आखिर तक जिम्मेदारी निभाऊंगी। निश्चिंत रहो, जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार अनु ने इस बार लिंगफी की मदद की और उस तूफान को कुछ हद तक शांत कर दिया। लेकिन उस घटना के बाद मेरे और बाय अनु के ब्रेकअप की खबर फैल चुकी थी, और सही मायनों में कहें तो ये खबर थी कि मैं चुपचाप चला गया था। जैसे ही उनके फ्रेंड ग्रुप को ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत बाई को बाहर बुलाया। वो जैसे ही बाहर पहुंची, वे सब उसे घेर कर बैठ गए। कोई हैरानी नहीं कि सिस्टर युए इन दिनों लिंगफे के मामले में इतनी व्यस्त थी, और जिंगवान तो तुम्हें ढूंढने तक नहीं आया। लगता है आखिरकार उसे अपनी औकात समझ आ गई। उसे पता चल गया कि उसकी सीमा क्या है, इसलिए उसने हार मान ली। अरे सिस्टर युआ, जब वो खुद समझदारी दिखाकर हट गया है, तो तुम लिंग बे के साथ दोबारा कब रिलेशनशिप में आने वाली हो? वे सभी एक साथ बोल रहे थे, लेकिन अनुया को उनकी बात का बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया। वापस साथ आने का क्या मतलब? तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे लिंगफे पसंद है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह हाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तुम लिंगफे के साथ वापस नहीं आना चाहती? मुझे उसके साथ वापस क्यों आना चाहिए? युई ने शराब की एक बोतल उठाई और एक बड़ा घूंट भर लिया। उसकी आंखों में गहरी निराशा भरी हुई थी। पिछले कुछ दिनों में उसने हर संभव तरीका आजमाया था, लेकिन अंत में भी वो मुझे ढूंढ नहीं पाई। उसे बस इतना पता चल सका था कि मैं विदेश चला गया हूँ, लेकिन किस देश में, किस शहर में, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज में गहरी उदासी छिपी हुई थी। अभी मैं सिर्फ जिंगवान को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना चाहती हूँ। उसे ढूंढकर क्या करोगी? सनशन के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। पिछले कुछ दिनों में बे अनु का चेहरा पूरी तरह थका हुआ और मुरझाया हुआ हो गया था, मानो वो अभी अभी किसी गहरी नींद से जागी हो। उसने एक के बाद एक कई घूंट शराब पी लिए,
फिर सनशन का सवाल सुनकर अचानक ठिठक गई। क्या तुम्हें सच में मो जिंग युअन से प्यार हो गया है? मो जिंग युअन को पसंद करना। उसने कभी इस सवाल के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं था। बस इतना था कि मेरे चुपचाप चले जाने के बाद उसके दिल में हमेशा एक खालीपन बना रहता था और वो इस एहसास की आदी नहीं थी। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने खुद पर हंसते हुए धीमे स्वर में कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हम 5 साल से साथ थे। उसे पसंद करना क्या कोई असामान्य बात है? जॉन्ग ने उसके हाथ से शराब की बोतल छीनकर मेज पर रख दी। उसकी आंखों में गहरा भ्रम था। तुम उसे पसंद करती हो? तो फिर तुम्हारा और लिंग फे का क्या था? हम सबको तो लगता था कि तुम लिंग फे को पसंद करती हो और अंकल बी के दबाव में मो जिंग युअन के साथ हो। इसीलिए हम हर तरह से कोशिश करते रहे कि तुम और लिंग फे अकेले समय बिता सको और तुमने कभी इनकार भी नहीं किया। अब तुम कह रही हो कि तुम मो जिंग युअन को पसंद करती हो। बाई की आवाज पछतावे से भारी हो गई। मुझे भी नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि जिस दिन मुझे पता चला जिंगवान चला गया है, उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का एक हिस्सा गायब हो गया हो। मैं जो भी करती हूँ आखिर में उसी के बारे में सोचने लगती हूँ। उसे लगा था कि उसके दोस्त उसका साथ देंगे, लेकिन उसकी बात खत्म होते ही सभी लोग उसे बेहद जटिल नजरों से देखने लगे। आखिरकार जोंगजा ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसने शराब की बोतल वापस उसके सामने रख दी। तुम्हारे साथ जो हुआ, तुम उसकी हकदार थी। कुछ देर तक बाकी लोग उसके साथ बैठे और शराब पीते रहे। फिर एक एक करके सब चले गए। आखिर में प्राइवेट रूम में सिर्फ अनुई अकेली रह गई। वो एक के बाद एक शराब पीकर अपना दुख डुबाने लगी। बाई का इस तरह खुद को छोड़ देना बहुत दुर्लभ था। जब वो छात्रा थी तब हमेशा आदर्श छात्रा मानी जाती थी। अपनी उत्कृष्ट छात्रा की छवि से बंधी हुई वो कभी कोई सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करती थी। पहली बार उसने खुद को खुलकर जीने दिया था जब वो जिंग फी से मिली थी। उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी। उसे अक्सर क्लास में तंग किया जाता था। वो लगभग सबसे अलग थलग रहने वाला छात्र था। बैनू पर उसकी गहरी छाप पड़ी थी, क्योंकि जितनी बार भी वो उससे मिली उसे हमेशा दूसरों द्वारा परेशान किया जाता हुआ पाया। उसने कई बार उसकी मदद की और उसी वजह से वो उससे चिपक गया। बाद में बैनू को पता चला कि लिंगफाई लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय था। उसकी कई सहेलियां भी उसे पसंद करती थी और लगातार साथ रहने के दौरान वो खुद भी उससे प्यार करने लगी। वे 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। ग्रेजुएशन के बाद वे अनु उसे घर ले जाकर परिवार से मिलवाना और शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ को शाइंग फी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एक्सेंग फी बहुत चालाक और स्वार्थी है, इसलिए उन्होंने पैसे देकर एक्साइनजीएफ को विदेश भेज दिया और उसके बाद मेरे और बैनू के बीच ब्लाइंड डेट तय कर दी। सच कहें तो शुरुआत में वह मुझसे बहुत नफरत करती थी। हालांकि एक्सेंग फे के जाने से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी नजर में मैंने उसकी जगह छीन ली थी। उस समय उसे पूरा विश्वास था कि वो कभी मो जिंग युअन से प्यार नहीं करेगी, लेकिन बाद में मैंने बैनू के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। हर बार जब वो पूछती क्यों, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता, मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, हर चीज। धीरे धीरे वो मेरे निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होने लगी। उसका रवैया भी नरम पड़ गया, लेकिन ठीक उसी समय लिंगफाई वापस आ गया, उन अधूरी भावनाओं के साथ जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। और उसने फिर से मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं बीच में न आता तो उसका वर्तमान बॉयफ्रेंड वही होना चाहिए था जिसे वो सच में प्यार करती थी। जायो लिंगफी। वो ये भी गलतफहमी पाल बैठी कि वो वास्तव में शो लिंगफी को चाहती है। बाद में जब भी सुनुनियन और बाकी लोग उसके और शेलिंग फे के लिए मौके बनाते, वो कभी मना नहीं करती थी, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक विरोध की भावना धीरे धीरे जम लेने लगी थी। उस समय उसने खुद से कहा था, ये आखिरी बार है, अब से मैं शाइंग फे को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखूंगी। उसे भोलेपन से विश्वास था कि वो ऐसा कर पाएगी। शुरुआत में जब मैंने उसके और एक्साइनजीएफ के बीच की नजदीकियों को नजरअंदाज करना शुरू किया, तो उसे सचमुच लगा कि उसने दोनों रिश्तों को संतुलित कर लिया है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसकी अपनी लापरवाही थी। वो मेरी सहनशीलता की अंतिम सीमा को परखना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसी समय उसे छोड़कर चला जाऊंगा। वो खुद को रोक नहीं पाई। उसे लगने लगा कि शायद ये सब वास्तव में उसी की गलती थी। उसके सामने रखी शराब की कई बोतलें आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी और बैवा की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अपने धुंधले हो चुके होश में उसे एक परिचित परछाई दिखाई दी। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मुझे मुस्कुराते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली। मैंने मौका पाकर उसे सहारा देकर खड़ा किया
और ऊपर वाले प्राइवेट रूम की ओर ले जाने लगा। ब्रदर युअन, क्या सच में अब वापस आ गए? ये सपना नहीं है ना? उसकी बात सुनकर मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन मैं जल्दी ही संभल गया। मेरी आवाज कोमल थी, मगर उसकी यादों वाली आवाज से थोड़ी अलग। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। पहले तुम्हें आराम करने ले चलता हूँ, ठीक है? लेकिन उसका होश पहले ही बुरी तरह धुंधला हो चुका था। उसमें अब इतना विवेक नहीं बचा था कि अंतर पहचान सके। एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। एलिवेटर रुक गया। उसे सहारा देते हुए कोई उसे कमरे के अंदर ले गया। बड़े और मुलायम बिस्तर पर लिटाए जाने के अगले ही पल वो गहरी नींद में चली गई। बिस्तर के पास लिंग फी बैठा था। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी बंद पलकों को छूती हुई नीचे सरकी। आखिरकार उसकी शर्ट के बटन्स पर आकर ठहर गई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नाराजगी चमक उठी। मैं जानता था कि तुम मेरी ही हो। मैं तुम्हें किसी और से प्यार नहीं करने दूंगा। पूरी जिंदगी तुम सिर्फ मेरे पास ही रहोगी। ये कहने के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और उसके बगल में लेट गया। 5 साल बाद बीजिंग एयरपोर्ट। मैं एक सलीकेदार काला सूट पहने हुए था। आंखों पर सनग्लासेस थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मैं एक बार फिर उस देश की धरती पर लौट रहा था जहां मैंने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे। स्वाभाविक रूप से मन थोड़ा भावुक हो उठा। जब मैं लंदन गया था तब मेरा इरादा हमेशा के लिए वही बस जाने का था, लेकिन वहां 5 साल रहने के बाद आखिरकार मुझे समझ आया कि लंदन को कुलिनरी डेजर्ट क्यों कहा जाता है। सौभाग्य से लंदन में चाइनीज सुपरमार्केट्स भी थे, इसलिए मैं खुद चाइनीज फूड बनाकर खा सकता था। कम से कम जीवन बहुत कठिन नहीं था। इसी वजह से जब मुझे पता चला कि कंपनी देश में नई ब्रांच खोलने वाली है, तो मैंने तुरंत वापस लौटने वाली टीम में अपना नाम दर्ज करा दिया। बाकी लोग अभी पीछे थे और बाहर नहीं निकले थे, इसलिए मैं अपना सूटकेस लेकर एग्जिट के पास खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उसी समय पीछे से एक परिचित महिला आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। ब्रदर युअन, क्या सच में आप हैं? मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे सामने बे अनुया खड़ी थी। 5 साल के अलगाव के बाद आखिरकार वो उस इंसान से फिर मिली थी जिसे वह अपने सपनों में भी देखना चाहती थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया उससे भी तेज थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मैं एक कदम पीछे हट गया। मिस बी, कृपया थोड़ा सम्मान बनाए रखें। मेरे इस दूर और औपचारिक संबोधन ने अनुया को स्तब्ध कर दिया और मेरा पीछे हटना उसके दिल को और भी ज्यादा दर्द दे गया। ब्रदर युअन, आप इन 5 सालों में आखिर कहाँ थे? मैंने पूरे 5 साल आपको ढूंढा है। आखिरकार मैं आपको ढूंढ पाई। मैंने शांत चेहरे के साथ उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैं कहा था, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है और नहीं तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता थी। इसके अलावा हमारा रिश्ता इतना करीब नहीं है कि तुम मुझे ब्रदर युअन कहो। उसकी आंखों में गहरा स्नेह भरा हुआ था, एक ऐसा स्नेह जिसे मैं अब समझ नहीं सकता था। लाल और नम आंखों से मुझे देखते हुए भी मैं एक पल के लिए नहीं बदला। मेरे चेहरे पर वही ठंडा और दूर का भाव बना रहा। मिस बी, आप मुझे मिस्टर मो कह सकती हैं। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें अब भी अविश्वास से भरी हुई थी। ब्रदर युअन, हमारा कोई रिश्ता कैसे नहीं हो सकता? आप अब भी मुझसे नाराज है ना? मुझे पता है मुझसे गलती हुई थी। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ इस बार मैं आपको फिर कभी निराश नहीं करूंगी। मैंने बेबस होकर एक लंबी सांस छोड़ी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दीवार से बात करना कैसा लगता है। अनु, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? मैं तुमसे नाराज हूँ। किस बात पर नाराज हूँ? क्या तुम भूल गई हो कि हमारा ब्रेकअप 5 साल पहले हो चुका था और अब तुम मुझसे दूसरा मौका मांग रही हो? अनुया, किस हक से? इसी टकराव के दौरान बाकी लोग भी एग्जिट तक पहुंच चुके थे। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि मैं अब भी वही खड़ा हूं। उन्होंने आवाज लगाकर याद दिलाया, फैनी, हो गया, हमें निकलना है। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने अपना सूटकेस आगे बढ़ाया और अनुया के पास से निकल गया। मुझे काम है। तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर बेकार की बातें करने का समय नहीं है। कृपया रास्ते से हट जाओ। ये कहकर मैंने उसकी प्रतिक्रिया देखने की भी हिम्मत नहीं उठाई। सूटकेस धकेलते हुए मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गया, सीधे वहाँ से निकल गया। अनु मेरे पीछे आने ही वाली थी कि बगल से बढ़े एक हाथ ने उसे रोक लिया। जिंगवान साफ तौर पर तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। एक सम्मानित महिला का इस तरह किसी के पीछे पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। महिला की आवाज नरम थी, लेकिन बैनुआ की भौहें सिकुड़ गई। ये मेरे और उसके बीच की बात है। तुम कौन होती हो हमारे मामले में दखल देने वाली? महिला के होठों पर व्यंग्य और तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई, इस आधार पर कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। कोई मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान कर रहा है। बताइए,
वकील साहिबा, अगर मुझे दखल देने का अधिकार नहीं है तो फिर किसे है? अनु उसकी बातों में छिपी दुश्मनी साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन जहाँ तक गर्लफ्रेंड होने की बात थी उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। आखिर अभी जब मैं गया था तो मैंने किसी का इंतजार करने की कोशिश तक नहीं की थी। जिंग युअन जिससे प्यार करता है वो मैं हूँ। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उसकी बात खत्म होते ही सामने वाली महिला जोर से हंस पड़ी। सच में समझ नहीं आता कि कुछ लोगों की चमड़ी इतनी मोटी कैसे होती है। तुम सिर्फ उसका अतीत हो और मैं उसका वर्तमान हूँ। तुम कह रही हो कि वह तुमसे प्यार करता है। तुम सच में कह रही हो कि वो तुमसे प्यार करता है? हो सकता है उसने कभी तुमसे प्यार किया हो, लेकिन किसी ने किसी और को चुना था, है ना? तो अब वापस आकर उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? शुरुआत में अनुया ये सब मानना नहीं चाहती थी, लेकिन सामने वाली महिला इतनी निश्चितता के साथ बोल रही थी। उसे मेरे और अनुया के बीच की सारी बातें भी पता थी, जिससे उसके दिल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या मैं सचमुच किसी और से प्यार करने लगा था? लेकिन कभी मैं उससे इतना गहरा प्यार करता था, फिर मैं इतनी आसानी से किसी और से कैसे प्यार कर सकता हूँ? उसने सामने खड़ी महिला को देखा, अपने होंठ कसकर भींच लिए। काफी देर बाद उसने अनिच्छा से कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तुम चाहे जो भी हो। उसे मुझसे छीनने का सपना भी मत देखना। महिला ने भौहें उठाई। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ मनोरंजन झलक रहा था। मेरा नाम जियांग जाइकिंग है, तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकती हो। जियांग जाइकिंग को उसकी धमकी की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे ये सब बेहद हास्यास्पद लग रहा था। उससे आदमी छीन लेना क्या मजाक है? जिस इंसान को उसने खुद अपने हाथों से खो दिया था, उसे अब कोई और उससे कैसे छीन सकता था? 5 साल पहले ही मैं बैनू की जिंदगी से खुद चलकर दूर हो चुका था, लेकिन वो अब भी अपने पुराने सपनों में जी रही थी। उसे लगता था कि मैं अब भी उसी का हूँ। जियांग जाइकिंग ने बैनू को ऐसे देखा जैसे किसी मस्खरे को देख रही हो। उसने उसे सिर से पैर तक एक बार देखा, फिर बिना किसी जल्दबाजी के उसी दिशा में चल दी जिधर मैं गया था। पीछे सिर्फ बैनू खड़ी रहेगा। उसका चेहरा कभी लाल पड़ रहा था, कभी पीला। जियांग जाइकिंग और मो जिंग युअन साफ तौर पर 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग थे। फिर उसे मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? और उसने तो सुना था कि जियांग जाइकिंग का एक विदेशी बॉयफ्रेंड है, तो उसका बॉयफ्रेंड मैं कैसे हो सकता था? क्या जियांग जाइकिंग उससे झूठ बोल रही थी? उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। जियांग जाइकिंग की दूर जाती पीठ को देखते हुए उसके दिल में गुस्सा भर गया। वो जरूर जिंगवान को ढूंढेगी, जियांग जाइकिंग का असली चेहरा उसके सामने लाएगी और उसकी सारी चालें कभी सफल नहीं होने देगी। मुझे पता था कि मैं और बैनू दोनों बेजिम हैं, इसलिए कभी न कभी आमना सामना होना स्वाभाविक था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेजिंग इतना छोटा लगेगा। बयोनुआ की लॉ फर्म का डब्ल्यू कंपनी की डोमेस्टिक ब्रांच के लीगल डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन था। सौभाग्य से मैं ज्वेलरी डिजाइन डिपार्टमेंट में था, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में मेरा लीगल टीम से कोई संपर्क नहीं होता था। इस वजह से जब मैंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बे अनुया को देखा तो बस एक पल के लिए हैरान हुआ। उसके बाद मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन दोपहर में सब बदल गया। लंच खत्म करके जैसे ही मैं वापस अपनी डेस्क पर पहुंचा, वहाँ चमकीले लाल रोजेस का एक बुके रखा हुआ था। मेरे साथ विदेश से लौटे कुलीग ने हैरानी से कहा, वाह फैनी, तुम्हारा सिग्निफिकेंट अदर तो काफी रोमांटिक है। लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं मिला। बिना एक पल की हिचकिचाहट के मैंने वो बुके उठाया और सीधे ट्रैश कैन में फेंक दिया। इतने सुंदर फूल फेंक क्यों दिए? कोलीग ने अफसोस भरी नजर से ट्रैश कैन की ओर देखा। मैं बस हल्के व्यंग्य से मुस्कुराया। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो बहुत जेलस हो जाएगी। तुम जानते ही हो, जियांग फैमिली की यंग मिस बहुत पॉजेसिव है। मेरी बात सुनकर कुली को समझ आ गया कि ये फ्लावर्स जियांग जाइकिंग ने नहीं भेजे थे। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। तुम्हें कैसे पता कि ये फ्लावर्स उसी ने नहीं भेजे? जियांग जाइकिंग का ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर अनजाने में एक नरम मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता है कि मुझे रोजेस पसंद नहीं है। हम दोनों बातचीत में इतने व्यस्त थे कि हमें पता ही नहीं चला। कुछ दूरी पर एक जोड़ी आंखें लगातार हमारी ओर देख रही थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बैनू थी। वो हमारी बातें नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उसने साफ देखा कि मैंने बुके को देखे बिना ही सीधे ट्रैश कैन में फेंक दिया। शुरुआती निराशा के बाद बैनू के मन का विश्वास और मजबूत हो गया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही था। मैं जियांग जाइकिंग से प्यार नहीं करता था, वरना प्यार का प्रतीक माने जाने वाले रोजेस देखकर कम से कम इतना तो करता कि पहले सेंडर का नाम देख लेता, फिर फैसला करता कि उन्हें रखना है या फेंकना। इसके अलावा पिछले कई दिनों से जियांग जाइकिंग भी एक बार नहीं दिखाई दी थी, और आज मेरा फूलों को सीधे फेंक देना
इन सब बातों ने बैनू को और यकीन दिला दिया, शायद हम सच में प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, शायद हमारा रिश्ता था ही नहीं। और अगर ऐसा था तो क्या इसका मतलब ये था कि उसके पास अब भी एक मौका बचा हुआ है? ये सोचते ही उसके दिल में खुशी भर गई। पिछले कई दिनों का सारा उदास मूड पल भर में गायब हो गया। जिस जवाब की उसे तलाश थी वो उसे मिल चुका था। उसके बाद बैनू बार बार दीवार पर लगी घड़ी देखने लगी। शायद पिछले 5 वर्षों में ये पहला दिन था जब वो ऑफिस से छुट्टी होने का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आखिरकार क्लॉकआउट का समय आ गया। बैनुआ जल्दी से नीचे उतरी और मेरी कार के पास जाकर खड़ी हो गई। 10 मिनट बाद जब मैंने अपना सामान समेट लिया और घर जाने के लिए नीचे आया तो मैंने बैनुआ को अपनी कार के ठीक बगल में खड़ा पाया। मुझे अपनी ओर आते देख उसके चेहरे की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। ब्रदर युअन, क्या आज आपके पास समय है? मेरी माँ को पता चला है कि आप वापस देश लौट आए हैं, वो भी आपसे मिलना चाहती है। मैं तुरंत जाने वाला था लेकिन मदर बाई का नाम सुनकर एक पल के लिए रुक गया। हालांकि मेरा और बैनू का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन इन 5 सालों में मदर बी ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए जाकर उनसे एक बार मिल लेने में कोई बुराई नहीं थी। जब समय मिलेगा मैं उनसे मिलने जाऊंगा। इतना कहकर मैं कार में बैठ गया। कार चल पड़ी, लेकिन बैनू अभी भी हटने को तैयार नहीं थी। विंडो थोड़ा खुला हुआ था और उसकी आवाज फिर सुनाई दी, ब्रदर युअन, मुझे नहीं पता आपका और जियांग जाइकिंग का क्या रिश्ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। उसका विदेश में बहुत पहले से एक बॉयफ्रेंड है। ब्रदर युअन, मैं आपको धोखा खाते हुए नहीं देख सकती, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। कार की विंडो धीरे धीरे नीचे हुई। मेरा चेहरा दिखाई देने लगा। और क्या कहना चाहती हो? लेकिन पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, अगर बात मेरे और जियांग जाइकिंग के बारे में है तो एक शब्द भी और मत कहना। हमारे मामले का तुमसे कोई संबंध नहीं है। हमारे मामले का तुमसे कोई संबंध नहीं है। इस एक वाक्य ने बैनू की आंखों में अभी अभी जगी सारी उम्मीद तोड़ दी, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि उसने सिर्फ एक गलती की थी, फिर मैं उसे एक मौका भी क्यों नहीं देना चाहता। उसके चेहरे पर चोट खाया हुआ भाव उभरा, लेकिन मेरी सहनशीलता खत्म होने से पहले वो जल्दी से बोल पड़ी, ब्रदर युअन, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ और जो कुछ मैंने कहा वो भी सच है। जियांग जाइकिंग जैसी अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। क्या उसने आपको कभी बताया कि विदेश में उसका एक बॉयफ्रेंड है? उसकी आवाज में बेचैनी और सच्चाई साबित करने की कोशिश साफ झलक रही थी, लेकिन मुझे उसकी किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने सिर घुमाकर पहली बार उसे गंभीरता से देखा, लेकिन मेरी नजरों में वो भावना बिल्कुल नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। न कृतज्ञता, न खुशी, सिर्फ गहरा उपहास। बी अयानू, 5 साल बाद तुमसे मिल रहा हूँ और लगता है तुम लोगों के बीच फूट डालने में माहिर हो गई हो। सच ही कहते हैं, दूसरों को इंसान वही दिखता है जो खुद होता है। जैसी तुम हो दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखती है। और जहाँ तक जियांग जाइकिंग का सवाल है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसे तुमसे कहीं बेहतर जानता हूँ, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने से पहले क्या तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि विदेश वाला उसका बॉयफ्रेंड मैं ही हूँ? ये सुनते ही अनुया पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा जवाब ऐसा होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरी नजर में उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी होगी। वो वही खड़ी रह गई। सुन, मुझे कार की विंडो ऊपर करते और दूर जाते हुए देखती रही। 20 मिनट बाद मैं अपने किराए के अपार्टमेंट पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही मैंने जियांग जाइकिंग को एप्रन पहने देखा। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान खिल उठी। तुम आ गए, बस आखिरी सूप तैयार होने दो, फिर हम डिनर करेंगे। उसे इस रूप में देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। मैंने आगे बढ़कर उसके गाल को हल्के से दबाया। तुम्हें खाना बनाना भी आता है? आखिर कितने सरप्राइजेस अभी बाकी है जिनके बारे में मुझे नहीं पता? जियांग जाइकिंग मुस्कुराई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे डाइनिंग टेबल तक ले जाकर बैठा दिया। ये डिश मैंने आज ही सीखी है, चख कर बताओ। मैंने टेबल पर रखे 4 डिशेस को देखा। सब साधारण होम कुक्ड फूड थे, लेकिन देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और एक निवाला खाया। अगले ही पल मेरी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। मैंने तुरंत उसे थम्स अप दिखाया। बहुत स्वादिष्ट है। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें कुकिंग का इतना टैलेंट होगा। फिर मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, पहली कोशिश में इतना अच्छा खाना। लगता है जियांग फैमिली की यंग मिस में कुकिंग का नेचुरल टैलेंट है, तो अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। शायद उसे मेरी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वो एक पल के लिए चौंक गई।
फिर हंसी रोक नहीं पाई। तुम सच में किसी को नहीं छोड़ते। जियांग ग्रुप की यंग मिस को भी रसोइया बना रहे हो। दुनिया में शायद सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। अगले दिन दोपहर लंच ब्रेक शुरू होते ही मैं नीचे जाकर खाना खाने वाला था, तभी अनुया हाथ में इंसुलेटेड लंच बॉक्स लेकर आ गई। ब्रदर युअन, आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, है ना? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आइए साथ में खाते हैं। इतना कहते हुए वो लंच बॉक्स मेरी डेस्क पर रखने लगी, लेकिन मैंने तुरंत उसका हाथ रोक दिया। जरूरत नहीं है, मैं नीचे जाकर खुद खा लूंगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, लेकिन वो फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी मुस्कान थोड़ी असहज हो गई। फिर भी उसने लंच बॉक्स मेरी ओर बढ़ाया। मैं ये खाना खास आपके लिए बना कर लाई हूँ, बस रख लीजिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक तीखी पुरुष आवाज सुनाई दी। वो खाना तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। मेरी भावनाएं उठाकर किसी दूसरे हैंडसम लड़के को कैसे दे सकती हो? मैंने मुड़कर देखा, वो और कोई नहीं, लिंग फी था। उसकी आवाज इतनी ऊंची और तीखी थी कि शांत ऑफिस में और भी ज्यादा चुभ रही थी। आसपास बैठे लोग अनायास ही भौहें सिकोड़ने लगे। मैंने लंच बॉक्स वापस उसकी तरफ धकेल दिया। अभी इस आदमी ने खुद कहा कि ये खाना उसने तुम्हारे लिए बनाया है, तो फिर इसे मेरे लिए लाने का क्या मतलब है? ये दृश्य देखकर उसे अनायास 5 साल पहले की बातें याद आ गई, ठीक उसी समय की जब मैंने उससे दूर जाने का फैसला कर लिया था। तभी मैं बिल्कुल ऐसा ही था। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे चेहरे पर हमेशा वही उदासीन भाव रहता था। मुझे इस बात की परवाह नहीं होती थी कि वो किसके साथ है, और नहीं उसकी किसी बात की चिंता होती थी। जब वो यादों में खोई हुई थी, तब तक लिंग फी पास आ चुका था। मुझे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। 5 साल पहले जब बैनू पूरी तरह नशे में थी, उसने मुझे समझकर लिंग फी को अपना लिया था, और लिंग फी उसी मौके का फायदा उठाकर उसके बिस्तर तक पहुंच गया था। हालांकि होश में आने के बाद बैनू ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो उससे पूरी तरह दूरी भी नहीं बना सकी। लिंग फी खुद को उसका बॉयफ्रेंड कहता था। जो भी पुरुष उसके करीब आने की कोशिश करता, वो उन्हें भगा देता, और बैनू भी उन लोगों से निपटने की जहमत नहीं उठाती थी। इसलिए उसने कभी उसका विरोध नहीं किया। हालांकि किसी ने खुलकर नहीं कहा था, लेकिन लिंग फी अच्छी तरह जानता था कि बैनू उसे सिर्फ एक शर्त पर बर्दाश्त कर रही है, और वो शर्त थी कि उसका निशाना मैं न बनूं। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद लिंग फी की आंखों में गहरी नफरत भर गई। उसके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि मेरे आने से पहले बैनू की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंसान वही था, और वो मानता था कि बैनू सिर्फ उसी से प्यार करती है। जब उसे पहली बार पता चला था कि बैनू और मैं साथ हैं, तब वो बिल्कुल नहीं घबराया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि जैसे ही वो वापस आएगा, बैनू फिर उसी के पास लौट आएगी। बाद में सब कुछ सचमुच उसकी योजना के अनुसार हुआ। उसके देश लौटने के बाद बैनू ने भले मुझसे ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन उसकी एक पुकार पर वो मुझे छोड़कर उसके पास चली जाती थी। फिर मैं विदेश चला गया, और ऐसा लगा जैसे बैनू की आत्मा भी अपने साथ ले गया। उस दिन के बाद बैनू की दुनिया में सिर्फ मैं रह गया, जबकि लिंग फी, जो कभी उसकी आंखों का चांद था, अब सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया था। एक ऐसा इंसान जो सस्ती चालों के सहारे उसके पास टिके रहने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थी। जब तुम जा चुके थे तो वापस आने की क्या जरूरत थी? उसे यहाँ तक पीछा करते देख बैनू घबरा गई। तुम यहाँ क्यों आओ? ये पूछने के बाद उसने जल्दी से मेरी ओर मुड़कर कहा, ब्रदर युअन, मेरी बात सुनिए। मेरे और इसके बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उनकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। मैं सिर्फ परेशान हो चुका था। मैंने दोनों को एक तरफ हटाया। तुम दोनों जो करना चाहते हो करो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे ये बचकाने खेल देखने का समय नहीं है। ये कंपनी है, कोई बाजार नहीं जहाँ खड़े होकर झगड़ा करो। रास्ता मत रोको और दूसरों के काम में बाधा मत डालो। इतना कहकर मैं सीधे बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, एक महिला की परछाई सामने दिखाई दी। मैंने देखा कि जियांग जाइकिंग ने आकर सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें लंच खिलाने ले जा रही हूँ। मैंने भौहें उठाई। आज वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई मोर अपने पंख फैलाकर प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल बुरी नहीं लगी। तुम यहाँ कैसे आ गई? कोई काम था क्या? जियांग जाइकिंग ने होंठ सिकोड़ लिए। अगर मैं नहीं आती तो मेरा आदमी कोई और छीन ले जाता। ये कहते हुए उसने पीछे खड़ी बैनू की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। अगर सिस्टर डुआन ने मुझे फोन न किया होता तो क्या तुम मुझे बताने भी नहीं वाले थे? उसकी एक नजर ही काफी थी। बैनू और लिंग फी दोनों वही रुक गए। उनकी हैसियत जियांग ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं थी। वे उससे सीधे टक्कर नहीं ले सकते थे, लेकिन बैनू इतनी आसानी से हार मानने वाली भी नहीं थी। आखिरकार
उसने अपना सारा गुस्सा लिंग फी पर निकाल दिया। उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी। एक्सिंग फाई, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? अभी के अभी वापस जाओ। उसकी बात सुनते ही लिंग फी की आंखें लाल हो गई। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज विनती से भरी थी। मुझे पता है मुझसे गलती हुई। अगली बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। कृपया मुझे अपने से दूर मत करो। चारों तरफ लोगों की नजरें अपनी ओर उठती देखकर बैनू और ज्यादा तमाशा नहीं चाहती थी। उसने हाथ में पकड़ा लंच बॉक्स सीधे उसके पैरों के पास पड़े ट्रैश कैन में फेंक दिया। अगर तुम्हें इस लंच बॉक्स की इतनी चिंता है तो आगे से मेरे लिए खाना बनाकर मत लाना। ये कहकर उसने उसका हाथ झटक दिया, फिर ठंडे चेहरे के साथ मुड़कर चल दी। उसे जाते देखकर लिंग फी बुरी तरह घबरा गया। उसे लंच बॉक्स की भी परवाह नहीं रही। वो जल्दी से उसके पीछे भाग गया। दूसरी ओर मैं और जियांग जाइकिंग रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। अगले हफ्ते हमारी कंपनी का एनुअल गाला है। +1 लाने की भी अनुमति है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जियांग जाइकिंग ने मेन्यू ऑर्डर करने के बाद वापस सर्वर को सौंप दिया। हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि बाकी सब जोड़ों में आए और तुम अकेले घूमते रहो। चूंकि तुमने मुझे इनवाइट किया है तो मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे झुंझलाकर देखा। अगर इतनी मुश्किल है तो रहने दो, मैं किसी और को साथ ले जाऊंगा। ये कहते हुए मैंने सचमुच अपना फोन निकाल लिया और किसी को मैसेज भेजने का नाटक करने लगा। ये देखकर जियांग जाइकिंग की आंखें फैल गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या तुम सच में मुझे अपने +1 के पद से हटाने वाले हो? इतने निर्दयी हो? हम दोनों की नोकझोंक और हंसी मजाक के बीच खाना खत्म हुआ। जब मैं कंपनी वापस पहुंचा तब तक बैनू जा चुकी थी, लेकिन उस दिन के बाद उसने पूरी तरह मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। हर दिन फूल भेजना, हर दिन खाना लाना, एक भी दिन नहीं छोड़ा। हालांकि हर बार वे फूल और खाना मेरी तरफ से सीधे ट्रैश कैन में पहुंच जाते थे, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। पलक झपकते ही 1 हफ्ता बीत गया और जल्दी ही कंपनी गाला का दिन आ गया। मैं जियांग जाइकिंग का हाथ थामे हॉल में दाखिल हुआ। हमारे अंदर आते ही वाइन ग्लासेस पकड़े कई लोग हमारी ओर बढ़ाए। औपचारिक अभिवादन और बातचीत के बाद मुझे अचानक जियांग जाइकिंग को साथ लाने का थोड़ा पछतावा होने लगा। यहाँ मौजूद लोगों में कुछ डायरेक्टर्स को छोड़कर लगभग हर कोई उससे मिलने के बहाने मेरे पास आ रहा था। हालांकि शुरुआत हमेशा मुझसे होती थी, लेकिन 10 में से 9 बार उनका असली लक्ष्य जियांग जाइकिंग ही होती थी। मुझे हमेशा से ऐसे कॉर्पोरेट नेटवर्किंग इवेंट्स पसंद नहीं थे, लेकिन विडंबना ये थी कि लोग मुझे ही उसके पास पहुंचने का रास्ता समझते थे। आधे घंटे बाद लगातार मुस्कुराते मुस्कुराते मेरा चेहरा लगभग अकड़ चुका था। मैंने अपना माथा रगड़ा और जियांग जाइकिंग की तरफ देखा। अब तुम खुद संभालो, मैं उधर जाकर थोड़ी देर आराम करता हूँ। ये कहकर मैं हॉल के एक कोने में जाकर बैठ गया। मैंने अभी पेस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाया था कि एक अनचाहा व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ब्रदर युअन, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बैनू मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में मुझे देखते हुए गहरा स्नेह साफ दिखाई दे रहा था। मिस जियांग आपके साथ नहीं है? देखा, मैंने पहले ही कहा था कि उन अमीर घरों की लड़कियों में कोई सच्चाई नहीं होती। आपके साथ गाला में आना भी शायद उसकी मजबूरी रही होगी। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं उठकर दूसरी जगह जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैं हिला वो भी मेरे साथ चल दी। कुछ देर की खींचतान के बाद मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर धैर्य का नामो निशान नहीं था। जो कहना है जल्दी कहो। मेरे ऐसे कठोर स्वर से बैनू थोड़ी असहज हो गई। उसने मजबूर मुस्कान दी और फिर बोली, ब्रदर युअन, आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। पहले मुझे लगता था कि मुझे लिंग फी पसंद है और इसी वजह से मैंने आपको चोट पहुंचाई। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आपके जाने के बाद के इन 5 सालों में मुझे समझ आया कि आपको खोने का दर्द उससे कहीं ज्यादा था जितना लिंग फी के जाने पर हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत पहले से आपसे प्यार करती थी और लिंग फी के लिए मेरी भावनाएं सिर्फ एक पुराना लगाव थी। ब्रदर युअन, क्या आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे सकते हैं? वो पूरी ईमानदारी से बोल रही थी। अगर मैं खुद उस दौर से न गुजरा होता तो शायद सचमुच उसकी बात मान लेता, लेकिन अब मैंने उसे ठंडी नजर से देखा और बिना किसी नरमी के जवाब दिया, नहीं, तुम कह रही हो कि बाद में तुम्हें समझ आया कि लिंग फी सिर्फ एक जुनून था। तो कौन जाने, कल को तुम्हें ये भी लग सकता है कि मैं भी सिर्फ एक जुनून था जो इंसान अपने ही दिल को नहीं समझ सकता। मैं उसकी बातों पर भरोसा क्यों करूं? मेरे हर शब्द के साथ बैनू का चेहरा और फीका पड़ता गया। अंत में उसके पास सिर्फ एक कमजोर सफाई बची। ब्रदर युअन, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इन 5 सालों में आपका न होना
मेरे लिए मौत से भी बदतर था। ब्रदर युअन, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। उसी समय हॉल के दूसरी तरफ व्यस्त जियांग जाइकिंग की नजर हमारी तरफ पड़ी। उसने सामने वाले व्यक्ति की बात बीच में ही रोक दी। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम है, अब मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। लोगों ने समझदारी से सिर हिलाकर उसे जाने दिया। जियांग जाइकिंग तेज कदमों से हमारी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी। वो सर्वर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, उसका सिर झुका हुआ था और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस इतना दिख रहा था कि वो एक आदमी था। तुरंत जियांग जाइकिंग के दिल में अशुभ आशंका उठी। उधर हॉल के कोने में मैं अब भी बैनू की तरफ पीठ किए खड़ा था। मुझे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जियांग जाइकिंग दौड़ पड़ी, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। वो फिर भी कुछ कदम पीछे रह गई। उसी पल उस आदमी ने अपने कपड़ों के अंदर से एक चाकू निकाला और पूरी ताकत से मेरी तरफ झपट पड़ा। मो जिंग युअन, मर जाओ। चीख सुनते ही बैनू ने सिर उठाया और ठीक उसी क्षण उसने उस आदमी के हाथ में चमकता हुआ चाकू देख लिया। चाकू मेरे शरीर में घुसने ही वाला था। उसकी आंखें भय से फैल गई। सोचने का समय भी नहीं मिला। उसने मुझे जोर से खींचकर अपनी जगह बदल ली। अगले ही पल मांस में धंसते चाकू की आवाज गूंजी और उसके साथ एक दर्द भरी महिला चीख। लाल खून मेरी आंखों के सामने फूट पड़ा। उस क्षण मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मैं प्रतिक्रिया देना तक भूल गया। बैनू का पूरा शरीर मेरी तरफ गिर पड़ा। मैं लड़खड़ा गया और उसे संभालते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। सामने खड़े आदमी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि अचानक कोई उसके सामने आ जाएगा। चाकू पकड़े हुए वो आदमी बस एक पल के लिए स्तब्ध हुआ। फिर उसने दोबारा चाकू उठाया और मेरी तरफ वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वार करने से पहले ही उसकी कलाई पर अचानक जोरदार चोट पड़ी। कलाई में उठी असहनीय पीड़ा सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गई। उसके हाथ से चाकू छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही सेकंड उसे भी एक जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। तुरंत बाद सुरक्षा कर्मी दौड़कर आए और उसे कसकर दबोच लिया, जिससे वो हिल भी नहीं सका। हालांकि घटना के कारण हॉल में थोड़ी देर के लिए अफरातफरी मच गई थी, लेकिन अपराधी के काबू में आते ही व्यवस्था जल्दी ही बहाल हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया, जबकि बाकी ने एम्बुलेंस बुला ली। उस आदमी के चेहरे पर लगा मास्क बेरमी से खींचकर उतार दिया गया। उसके पूरे शरीर में जलन जैसी पीड़ा फैल रही थी। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरी नजर उससे मिली और सिर्फ एक नजर में मैंने उसे पहचान लिया। वो जी लिंगफी था। कुछ पल तक स्तब्ध रहने के बाद मुझे पूरी बात समझ आ गई। हम दोनों के बीच एकमात्र संबंध बायानु था। वो मुझे मारना चाहता था तो उसका कारण भी सिर्फ बायानु ही हो सकती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिरी बार जब मैंने उनकी बातचीत सुनी थी तब तक तो वो और बायानु पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके थे, सिर्फ इसलिए कि हाल के दिनों में बायानु मेरे साथ रहने लगी थी। वो इतना क्रूर कदम उठाने पर उतर आया। मैं वही जड़ होकर बैठा रह गया। बहुत जल्दी कुछ लोग आए, बायानु को सहारा दिया और उसे प्राथमिक उपचार के लिए एक तरफ ले गए। उसके तुरंत बाद किसी ने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी अनियमित धड़कनें मेरे कानों के बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। मेरे शरीर का तापमान भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से पहुंची। जंग जुकिंग की आवाज में अभी भी हल्का कंपन था। बोलते हुए वो मुझे सिर से पांव तक देख रही थी। जब तक उसने अपनी आंखों से ये नहीं देख लिया कि मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं है, तब तक उसने राहत की सांस नहीं ली। इस समय तक मैं भी शांत हो चुका था। उसका डर महसूस करते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ थपथपाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चिंता मत करो। हालांकि मैंने ऐसा कहा, लेकिन कुछ देर पहले का वो दिल दहला देने वाला दृश्य बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। बस थोड़ा सा और चाकू मुझे लग गया होता। वो अब भी मुझे कसकर पकड़े हुए थी, मानो उसे डर हो कि अगर उसने पकड़ ढीली कर दी तो उसके सामने जो कुछ है वो सब एक भ्रम साबित होगा। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। सदमे से बाहर आने के बाद जंग जिया अचानक उस दृश्य को याद करने लगी जब मुझे बायानुई ने पकड़ रखा था। उसकी आंखों में अनायास ही झुंझलाहट की एक झलक उभर आई। वो खुद को दोष दे रही थी कि वो बहुत देर से पहुंची, जिसके कारण बुओई को मेरे लिए वार झेलने का मौका मिल गया। उस महत्वाकांक्षी औरत के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कौन जानता है कि वो भविष्य में मेरी सहानुभूति का फायदा उठाने की कोशिश करे या नहीं। लेकिन जब तक वो यहाँ थी कोई भी मुझे उससे छीन नहीं सकता था। तुम हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। घटिया इंसान, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा।
बस इंतजार करो। जी लिंगफी जमीन पर दबोचे जाने के बावजूद शांत होने को तैयार नहीं था। वो लगातार गालियां दे रहा था और नफरत भरी निगाहों से मुझे घूर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ चिल्लाता, किसी ने मेजपोश का एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में ठूंस दिया। अब पूरे हॉल में सिर्फ उसकी दबीदबी और अनिच्छुक कराहें ही सुनाई दे रही थी। ऐसी घटना के बाद जाहिर है कि गाला आगे जारी नहीं रह सकता था। मुझे सांत्वना दे रही जंग जिकिंग ने उसकी गालियां सुनी और अचानक सिर घुमाकर जी लिंगफी की तरफ देखा। तुमने भाई युआन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की ऐसी कीमत चुकवाऊंगी जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। जंग जिकिंग की नजरें ऐसी थी जैसे वो किसी मृत वस्तु को देख रही हो। उसे इस तरह घूरते देख जी लिंगफी आखिरकार पूरी तरह शांत हो गया। उसका आवेगपूर्ण गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ते ही उसे असली डर महसूस होने लगा। वो कांप उठा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पहले से ही दीवार से कसकर दबा हुआ था। अब पीछे हटने की कोई जगह बची ही कहाँ थी। बहुत जल्द पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। जी लिंगफी और बायानू दोनों को अस्पताल ले जाया गया। हॉल में मौजूद बाकी मेहमानों ने अपने बयान दर्ज करवाए और सीधे वहां से चले गए जहां तक आगे जी लिंगफी से निपटने की बात थी। जंग जिकिंग ने पूरा अधिकार अपने वकीलों को सौंप दिया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय सिस्टर ड्वान नाराज चेहरे के साथ मुझे एक तरफ खींचकर शिकायत करने लगी। मैंने सुना था कि उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस काफी अच्छी है, इसलिए मैंने उनके साथ पार्टनरशिप की थी। लेकिन निकला क्या, उनकी निजी जिंदगी इतनी अव्यवस्थित और अराजक है। उन्होंने न सिर्फ हमारे पहले गाला को बर्बाद कर दिया, बल्कि लगभग मुझसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी छीन लिया। सच में इससे बुरी किस्मत क्या होगी कि मेरा सामना ऐसी फर्म से हो गया। वापस जाते ही मैं उन सबको निकाल दूंगी। थोड़ी देर रुककर उसने नाराजगी से जोड़ा, चाहे मुझे पेनल्टी फी क्यों न देनी पड़े, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में रद्द कर दूंगी। मैंने असहाय होकर उसे शांत करने की कोशिश की। ठीक है, अब नाराज मत हो। गुस्सा करने से जल्दी बुढ़ापा आता है। जरा सोचो, इस चेहरे को बनाए रखने के लिए तुमने स्किन केयर पर कितना पैसा खर्च किया है। जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला कर ही लिया है तो उन्हें तुम्हारे ब्यूटी मेंटेनेंस के पैसे और बर्बाद नहीं करने देने चाहिए। जब मैंने देखा कि उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया है तो मैं आगे बोला, इसके अलावा इस घटना की जड़ भले ही उनके बॉस की गलती हो, लेकिन उसने मुझे बचाने के लिए लगभग अपनी जान दे दी। इसे किसी हद तक अपनी गलती की भरपाई भी माना जा सकता है। चलो अब नाराज होना बंद करो, ठीक है? मेरी बात सुनकर सिस्टर ड्वान का स्वर आखिरकार नरम पड़ गया। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं फिलहाल इस बात को लेकर उनसे नाराज नहीं रहूंगी। बाकी बातें तब करेंगे जब बायानुआ ठीक हो जाएगी। हम दोनों कुछ देर और बातें करते रहे, फिर पुलिस स्टेशन के बाहर अलग हो गए। एक अपने घर चला गया, जबकि दूसरा जंग जिकिंग के बाहर आने का इंतजार करने लगा ताकि हम साथ में अस्पताल जा सकें। आखिर उसने मेरी जान बचाई थी। हमारे बीच पहले कितनी भी दुश्मनी रही हो, इस समय उन बातों को पकड़े रहना उचित नहीं था। जब मैं जंग जिकिंग के साथ अस्पताल पहुंचा, तब तक बायानू इमरजेंसी रूम से बाहर आ चुकी थी। हम सीधे उसके वार्ड की तरफ गए। वहाँ उसकी माँ निगरानी कर रही थी। मैं सबसे पहले अंदर गया और धीरे से आवाज लगाई। जंग जिकिंग अंदर नहीं आई। वो वार्ड के बाहर रखी बेंच पर बैठ गई। वार्ड के अंदर मदर बी ने बस एक बार मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई अतिरिक्त भाव नहीं था। उन्होंने बिस्तर के पास रखी कुर्सी की ओर इशारा किया और सिर्फ 2 शब्द कहे, बैठ जाओ। मैंने उनकी आंखों में ठंडापन देख लिया था, इसलिए आगे बढ़कर खुद को अपमानित कराने के बजाय सिर हिला दिया। कोई बात नहीं आंटी, मैं बस ये पूछने आया था कि उनकी मौजूदा हालत कैसी है। असल में अगर सख्ती से कहा जाए तो अब हमारे बीच पहले जैसी नजदीकी नहीं रह गई थी, लेकिन आखिरकार वो मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मदर बी ने भी मेरी मदद की थी, भले ही बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुश्किल समय में मिला सहारा ही जीवन में सबसे कीमती होता है। हालांकि मदर बी ने बाई आनू और जी लिंगफी की बात मुझसे छिपाई थी। हम 5 साल तक साथ रहे थे और मदर भी मुझे अपने बच्चे की तरह मानती थी। इसी वजह से मेरे मन में उनके लिए कोई नाराजगी नहीं थी। बस मैंने कभी नहीं सोचा था कि बायु से कही गई मेरी वो शिष्टाचार वाली बात कि मैं मदर बी से मिलने आऊंगा सचमुच ऐसे हालात में पूरी होगी। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वो कल तक जाग जाएगी। मदर भी अपनी बेटी के पीले पड़े चेहरे को देख रही थी। उनके चेहरे पर दिल टूटने जैसी पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो भाव जटिलता में बदल गया। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समय मुझे किस भावना के साथ देखें। आखिर शुरुआत में गलती उन्हीं
और बायानुआ की थी, इसलिए मेरा दूर चले जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन वो बायानुआ की माँ भी थी। स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव अपनी बेटी की तरफ ही होना था। जब मैं विदेश गया था, उसके बाद शुरुआती दिनों में बायानुआ पूरे दिन खुद को घर में बंद रखती थी। वो लगातार शराब पीती रहती और खुद को बेहोशी की हालत तक पहुंचा देती। बाद में जी लिंगफी वाला मामला हुआ। मदर बी को शुरू से ही जी लिंगफी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि वो बहुत ज्यादा चालाक और हिसाबी इंसान है और उसी की वजह से बायानुआ को इतनी बड़ी ठोकर लगी थी। मदर बी ने जी लिंगफी को दोष दिया। उन्होंने अपनी बेटी को भी दोष दिया कि उसने पर्याप्त कोशिश नहीं की और उन्होंने जिंग युआन को भी दोषी माना। उन्हें लगता था कि मैं बहुत निर्दयी था। बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना एक बात थी, लेकिन बायानुआ के लिए उम्मीद की एक किरण भी न छोड़ना दूसरी बात। इसलिए उन्होंने जी लिंगफी को बायानुआ के पास बने रहने से नहीं रोका। उन्हें लगा कि शायद अगर उनकी बेटी की इच्छा पूरी हो जाए तो वो फिर से पहले वाली बायानुआ बन जाएगी, वही बायानुआ जो शालीनता और उत्साह से भरी रहती थी। बाद में भले ही बायानुआ जी लिंगफी के साथ नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य पटरी पर लौटती दिखाई देने लगी। लेकिन ठीक उसी समय मैं देश वापस लौट आया। मेरी वापसी ने उसके दिल को फिर से पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया और अब वो अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। तर्क कहता था कि असली अपराधी जी लिंगफी था, लेकिन भावनात्मक रूप से मदर भी मुझे इस पूरे मामले से अलग नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उन्होंने एक लंबी सांस ली और मेरी ओर देखा। अतीत में तुमने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया था, उसे देखते हुए मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ, ठीक है? मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया, फिर जल्दी ही संभल गया। कहिए आंटी। मदर बी की आंखें इतनी विनम्र और गंभीर थी कि लगता था जैसे वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाएंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उससे दोबारा कभी मत मिलना। अगर ऐसी घटनाएं कुछ और बार हो गई तो मेरा ये बूढ़ा दिल सच में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं कहना चाहता था कि बायानुआ और मेरी मुलाकात हो या न हो, ये पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं है। असल बात तो बायानुआ पर निर्भर करती है। लेकिन मदर बी के थके और टूटे हुए चेहरे को देखकर मैं ये बात कह नहीं पाया। तभी दरवाजे की तरफ से एक व्यंग्य भरी हंसी सुनाई दी। उसके बाद जंग जियाकिंग के बिना किसी झिझक वाली आवाज गूंजी, आंटी, अगर आप चाहती है कि आपकी बेटी और मेरे बॉयफ्रेंड का मिलना बंद हो जाए तो ये बहुत आसान है। बस अपनी बेटी को ठीक से संभालिए और उसे मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ना बंद करने के लिए कह दीजिए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, जंग जियाकिंग पूरी तरह वार्ड के अंदर आ गई। उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसका रक्षात्मक रवैया बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। किसी बड़े के सामने इस तरह संरक्षण पाकर मैं तुरंत शर्म से लाल हो गया। क्या मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? फिर अंदर क्यों आ गई? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा कि तुम बाहर नहीं आ रहे थे, इसलिए देखने चली आई। क्या पता था कि अंदर कोई भावनात्मक दबाव डालकर लोगों को मजबूर करने की कोशिश कर रहा होगा। जंग जियाकिंग की आखिरी बात लगभग सीधे सीधे मदर बी को निशाना बना रही थी। मदर बी शर्मिंदगी से लाल पड़ गई, लेकिन उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित बात हमारे रिश्ते की सच्चाई थी। ये महिला और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि अस्पताल के बिस्तर पर उनकी बेटी लेटी हुई थी, इसलिए आखिरकार उन्होंने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, मैं इसे याद रखूंगी। बातचीत समाप्त हो चुकी थी। मेरे पास भी वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। मैंने जंग जियाकिंग का हाथ पकड़ा और उसके साथ बाहर निकल आया। हम दोनों अस्पताल से बाहर आने तक रुके नहीं। अचानक जंग जियाकिंग रुक गई और मुझे भी अपने साथ रोक लिया। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा आकर्षक है, इससे मुझे थोड़ी चिंता होने लगी है। उसने जानबूझकर भारी सांस भरने का नाटक किया। मैं शर्मिंदा होता उससे पहले ही उसने अगला सवाल दाग दिया, बॉयफ्रेंड, तुम कब मेरे रिलेशनशिप स्टेटस को अपग्रेड करने वाले हो? मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर मेरा चेहरा हल्का लाल हो गया। ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। जब मेरा मूड अच्छा होगा तब तुम्हें अपग्रेड कर दूंगा। तो तुम्हारा मूड आखिर अच्छा कब होगा? उसकी आवाज में छेड़ने वाला लहजा साफ था, लेकिन जंग जियाकिंग को इससे कोई परेशानी नहीं थी। असल में शुरुआत में वो सिर्फ मेरा मूड बेहतर करना चाहती थी, लेकिन बाद में बेशर्मी से बात आगे बढ़ाती चली गई। मैंने उसे घूर कर देखा, फिर भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। जब बायानुआ की आंख खुली तब तक तीसरे दिन की शाम हो चुकी थी। डॉक्टर के अनुमान से ये थोड़ा देर से हुआ था। मदर भी इतनी चिंतित थी कि हर आधे घंटे में नर्स कॉल बटन दबा देती थी। आखिरकार डॉक्टरों को कई बार भरोसा दिलाना पड़ा कि उसके सभी वाइटल साइंस सामान्य हैं और कुछ भी गलत नहीं होगा।
तब जाकर उनकी चिंता थोड़ी कम हुई। लेकिन डॉक्टर भी उनकी भावना समझते थे। आखिर चाकू का घाव छाती के बहुत करीब था। अगर हत्यारे का असली निशाना बायानुआ से थोड़ा लंबा न होता तो शायद ये वार सीधे दिल में जा धंसता। इसके अलावा घटना स्थल पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, इसलिए समय पर उपचार भी नहीं मिल पाया। जब बायानुआ को इमरजेंसी रूम में लाया गया था तब लगभग क्रिटिकल कंडीशन नोटिस जारी करने की नौबत आ गई थी, लेकिन सौभाग्य से वो बहुत मजबूत निकली। उसने सर्जरी सफलतापूर्वक पार कर ली। सर्जरी के बाद उसके वाइटल साइंस भी लगातार स्थिर रहे। हालांकि उसे होश आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। पहले दिन जब मैं उसे देखकर गया था तब उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। शुरुआत में मदर बी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इतना बड़ा आघात झेलने के बाद किसी व्यक्ति का कमजोर और निढाल होना स्वाभाविक था। लेकिन दिन बीतते गए, फिर भी वो आधी मरी हुई जैसी हालत में पड़ी रही। इससे मदर बी घबराने लगी। बायानुआ, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे डरा मत। जैसे ही मदर बी डॉक्टर को बुलाने के लिए घंटी दबाने वाली थी, अचानक किसी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने नीचे देखा। बायानुआ की आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। माँ, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? ये सुनते ही मदर बी के दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हुआ और अगले ही पल उसकी बात ने उस आशंका को सच साबित कर दिया। माँ, क्या आप उन्हें एक बार मुझसे मिलने के लिए बुला सकती हैं? आपने पहले उनका बहुत ख्याल रखा था, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। ये सुनते ही मदर बी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बिना घुमाए फिराए साफ मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, जो कुछ तुम दोनों के बीच था वो अब अतीत बन चुका है। क्या पुरानी बातों को अतीत में छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? उसकी अब अपनी नई जिंदगी है, तुम्हें भी अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। और शुरुआत में क्या तुम्हें वो पसंद भी था? दुनिया में सिर्फ वही एक आदमी नहीं है। तुम खुद को इस तरह क्यों तकलीफ दे रही हो? मदर भी पूरे मन से उसे समझा रही थी। वो बस यही चाहती थी कि बायानुआ उनकी बात सुने और अतीत को जाने दे। उस समय जब बायानुआ जी लिंगफी के कारण आधी जान खो चुकी थी, तब भी उन्होंने उसे धीरे धीरे उस रिश्ते से बाहर निकाल लिया था और किसी नए व्यक्ति को स्वीकार करने में मदद की थी। मदर बी को विश्वास था कि इस बार भी ऐसा ही होगा। उन्हें लगता था कि समय के साथ एक दिन ऐसा आएगा जब बायानुआ मुझे भुला देगी। लेकिन बायानुआ ने सिर हिला दिया और पहली बार मदर बी के सामने आंसू बहाते हुए कड़वाहट से विनती की, मैं उन्हें भूल नहीं सकती, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। हालांकि मदर बी उसे पहले ही बता चुकी थी कि पहले दिन मैं जंग जियाकिंग को साथ लेकर उसे देखने आया था। उसके बाद मैंने उसकी स्थिति के बारे में कोई परवाह नहीं की। फिर भी उस दिन मेरे लिए चाकू का वार झेलने पर बायानुआ को जरा भी पछतावा नहीं था। जब चाकू उसकी छाती में धंसा था, वो दर्द जितना असहनीय था, उसी अनुपात में वो खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रही थी। कम से कम वो वार मुझे नहीं लगा था और यही बात उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। इसके अलावा बायानुआ विश्वास करना चाहती थी कि चाहे मैं उससे कितना भी दूर रहना चाहूं, मेरे स्वभाव के अनुसार मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक बार आकर उसे देखूं और फिर कभी हालचाल तक न पूछूं। उसके खतरे से बाहर आने और होश में लौटने के बाद भी मैं उसे देखने नहीं आया और उसके अनुसार इसका सिर्फ एक ही कारण था। मदर बी ने मुझे उससे मिलने से मना किया था। मदर बी को लगता था कि उसके मन में मेरे लिए वही भावनाएं हैं जो कभी जी लिंगफी के लिए थी, कि अगर मुलाकातें बंद हो जाएंगी तो एक दिन वो सब भूल जाएगी। लेकिन बायानुआ खुद अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच झूलते समय इंसान अपने असली दिल को सबसे साफ देख पाता है। उस क्षण बायानुआ पूरी तरह निश्चित हो गई थी कि वो मुझसे जीवन मृत्यु से परे प्रेम करती है। ऐसी भावना उसे जी लिंगफी के साथ कभी महसूस नहीं हुई थी। वो मुझे भूल नहीं सकती थी और न ही कभी दोबारा मुझे अपने दिल से निकाल सकती थी। मेरा नाम बहुत पहले ही उसकी हड्डियों तक में उतर चुका था। इस जन्म में उसे भूलना असंभव था। उसे बस इतना पता था कि मेरे बिना वो जी नहीं पाएगी। लेकिन बायानुआ की ये हालत देखकर मदर बी को केवल गुस्सा आ रहा था। बायानुआ, होश में आओ, उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। मान लो तुम दोनों दोबारा मिल भी लिए तो क्या होगा? वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हारी वजह से कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मदर बी की बातें बायानुआ की समझदारी को जगा नहीं सकी। वो अब भी विनती भरी आंखों से अपनी माँ को देखती रही। माँ,
बस इस बार मुझे उनसे सिर्फ एक बार मिलवा दीजिए, एक बार, सिर्फ एक बार। मदर बी ने मन बना लिया था कि वो उसकी विनती नहीं सुनेंगी। दोनों बस एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे और बायानुआ लगातार वही बात दोहराती रही। वो अपनी सेहत को दाव पर लगाकर देखना चाहती थी कि पहले कौन झुकेगा। आखिरकार जीत बायानुआ की हुई। मदर बी मेरे घर का पता नहीं जानती थी, इसलिए वो मुझे रोकने के लिए मेरे वर्क प्लेस पहुँचने लगी। उन्होंने कई बार मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तीसरे दिन जाकर मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब मैं रिसेप्शन डेस्क के पास से गुजरा तो रिसेप्शनिस्ट को आखिर मुझे याद दिलाने का मौका मिल गया। हाल के दिनों में एक महिला लगातार आपको ढूंढने आती रही है। महिला का सरनेम सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो मदर बी ही होंगी, लेकिन ये सुनकर कि वो लगातार 3 दिनों से मुझे ढूंढ रही थी, मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैं तो पहले ही बायानुआ से मिलना बंद कर चुका था, फिर उन्हें मुझसे और क्या काम हो सकता था? इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मेरे सामने आ गया। मदर बी को अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ सामने खड़ा देखकर मैंने औपचारिक बातें करने की जरूरत नहीं समझी। सीधे पूछा, आंटी क्या बात है? क्या आप मुझे किसी काम से ढूंढ रही थी? मदर बी ने तुरंत कहा, क्या तुम बायानुआ से एक बार मिल सकते हो? उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब उन्होंने देखा कि मैं सीधे मुद्दे पर आ गया हूँ तो वो समझ गई कि शायद मैं पहले ही सब जान चुका हूँ, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, लेकिन बात खत्म करते ही जल्दी से जोड़ दिया, जिंग युआन, मुझे पता है पिछली बार मैंने तुमसे बहुत कठोर बातें कह दी थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कृपया मुझसे नाराज मत रहना। बस एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिल लो। इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मदर बी को लगा था कि उनके माफी मांगने के बाद मैं पिछली बात को दिल पर नहीं रखूंगा और स्वाभाविक रूप से बायानुआ से मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत मैंने सीधे सिर हिला दिया। आंटी, मुझसे उससे न मिलने का अनुरोध आपने ही किया था। जब मैंने वो बात मान ली है तो मैं उसका पालन भी करूंगा, और वैसे भी हाल के दिनों में मेरे पास सच में समय नहीं है। मदर बी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मेरी आखिरी बात सुनकर उन्होंने अनायास पूछा, क्या काम में बहुत व्यस्त हो? मैं हल्के से मुस्कुराया। मेरे चेहरे पर खुशी की झलक साफ थी, आंखों की मुस्कान भी और गहरी हो गई। मैंने जियाकिंग को प्रपोज कर दिया है और इन दिनों हम अपनी एंगेजमेंट की तैयारियों में व्यस्त हैं। ये जवाब किसी भारी प्रहार से कम नहीं था। मदर बी ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे रिश्ते की प्रगति इतनी तेज होगी। उसी समय दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई, फिर ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और जंग जियाकिंग की आवाज सुनाई दी। वो हाथ में इंसुलेटेड लंच बॉक्स लिए खड़ी थी, चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। मेरे फियांसे, आपको और कितनी देर लगेगी? मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। मैं मुस्कुराया, बस लगभग हो गया। फिर मैंने हाथ हिलाकर उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। इसके बाद मदर बी की तरफ मुड़कर पूछा, आंटी क्या आपको और कोई काम था? मदर बी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उन्होंने सिर्फ सिर हिला दिया। तुम दोनों खाना खाओ, आज मान लो कि मैं यहाँ आई ही नहीं थी। इतना कहकर वो हमारे जवाब का इंतजार किए बिना उठी और सीधे बाहर चली गई। जब उनकी आकृति पूरी तरह ओझल हो गई, तब जंग जियाकिंग ने सहज स्वर में पूछा, वो यहाँ किस लिए आई थी? मैंने उसके हाथ से लंच बॉक्स लिया। उसे जानबूझकर उदासीन बनने की कोशिश करते देख मैं हंसी रोक नहीं पाया। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया, बल्कि कहानी में थोड़ा मसाला लगाकर पूरी बात उसे सुना दी। जब तक उसके चेहरे पर जलन और ईर्ष्या साफ दिखाई देने नहीं लगी, तब तक मैं उसे छेड़ता रहा। फिर हंसकर कहा, ठीक है, मैंने मिलने के लिए हाँ तो नहीं की, फिर जलने की क्या बात है? लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत जंग जियाकिंग की आंखें चमक उठीं। क्यों नहीं मिलना चाहिए? तुम्हें सिर्फ जाना ही नहीं चाहिए। मैं भी साथ चलूंगी। वैसे भी हमारी एंगेजमेंट पार्टी बहुत जल्द होने वाली है ना? जिंग युआन, चलो उसे इनविटेशन देने चलते हैं। उसकी पहली बात सुनकर मैं सोच रहा था कि वो अचानक इतनी उदार कब से हो गई, लेकिन अगली बात सुनते ही मुझे उसकी योजना समझ आ गई। खैर, जब मैं उसे इतना बिगाड़ चुका था तो अब मना भी कैसे करता। अगर वो जाना चाहती थी तो चलते हैं। उसी दिन शाम 5 बजे मैं और जंग जियाकिंग बायानुआ के वार्ड के बाहर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक देकर जैसे ही अंदर गए, बायानुआ ने सिर उठाया। हमारी नजरें मिली। एक पल में मैंने उसकी आंखों में अविश्वास, सदमा और अपार खुशी एक साथ देख ली। मदर बी ने लौटकर उसे ये नहीं बताया था कि मैं और जंग जियाकिंग एंगेजमेंट करने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आज भी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए बायानुआ को लगा था कि आज भी वो मुझे नहीं देख पाएगी। उसे क्या पता था कि इतना बड़ा आश्चर्य अचानक उसके सामने आ जाएगा। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही मदर बी का चेहरा रंग बदल चुका था। कुछ औपचारिक बातें हुई, फिर हम सीधे मुद्दे पर आ गए। आज हम तुम्हें देखने आए हैं, लेकिन एक और बात भी है। मदर बी कुछ कहकर रोक पाती, उससे पहले ही जंग जियाकिंग ने इनविटेशन कार्ड निकालकर
बायानुआ को थमा दिया। 5 दिन बाद मेरी और जिंग युआन की एंगेजमेंट पार्टी है। ये तुम्हारा इनविटेशन है। अगर तुम आ सको तो हमें खुशी होगी। वो पूरी शालीनता और औपचारिक मुस्कान के साथ बोली, लेकिन बायानुआ के चेहरे की मुस्कान उसी पल टूट गई। कुछ ही सेकंड में वो उसे संभाल भी नहीं पाई। तुम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हो? इस बार जवाब मैंने दिया। हाँ, हालांकि पहले हमारे बीच कुछ अप्रिय बातें हुई थी, लेकिन मेरे माता पिता के निधन के बाद आंटी ने मेरी बहुत मदद की थी। भले ही हम पति पत्नी नहीं बन सके, लेकिन मेरे दिल में आप लोग हमेशा परिवार रहेंगे। अगर आप लोग आ सके तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। हमेशा परिवार रहेंगे, ये शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह बायानुआ के दिल पर गिरे। सिर्फ परिवार। वो खाली नजरों से मेरे होठों को हिलते हुए देखती रही, लेकिन उसके कानों में तेज भनभनाहट भर चुकी थी। सीने से उठता दर्द पूरे शरीर में फैल गया, मानो हजारों स्टील की सुइयां उसके शरीर के हर हिस्से में चुभ रही हों। दर्द ने उसे अंतहीन अंधेरे में निगल लिया। आवाजें धीरे धीरे धुंधली पड़ गई और अंत में उसकी चेतना भी पूरी तरह टूटकर बिखर गई। डॉक्टर, डॉक्टर! मदर बी की घबराई हुई चीख पूरे वार्ड में गूंज उठी। अगले ही पल मुझे, जंग जियाकिंग को और हमारे लाए हुए इनविटेशन कार्ड को वार्ड से बाहर भेज दिया गया। अस्पताल से निकलते समय भी मदर बी की घबराई हुई आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर बायानुआ के वार्ड की दिशा में देखा। थोड़ी चिंता मन में उठी। वो सच में ठीक हो जाएगी ना? क्या हमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? आखिर उसने मेरी जान बचाई थी। अगर हमारी वजह से उसे कुछ हो गया तो? मेरे मन में अपराध बोध की हल्की भावना थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बायानुआ की मानसिक सहन शक्ति इतनी कम होगी, लेकिन अगर सच में उसे कुछ हो जाता तो मुझे निश्चित रूप से पछतावा होता। जंग जियाकिंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। चिंता मत करो, सब ठीक है। मैंने पहले ही सबसे अच्छे डॉक्टर बुला लिए हैं। बायानुआ आखिरकार मजबूत लड़की थी। ये बेहोशी का दौरा उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके दिल में जमा हुई घुटन को बाहर निकालने का काम कर गया। इसे छिपा हुआ सौभाग्य कहा जा सकता था। समय तेजी से बीत गया। आखिर मेरी और जंग जियाकिंग की एंगेजमेंट का दिन आ गया। समारोह के लिए जिंग सिटी के सबसे शानदार होटल का चयन किया गया था। हालांकि ये सिर्फ एंगेजमेंट थी, फिर भी जंग परिवार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया था। पार्टी में सभी मेहमान शानदार कपड़ों में सजे हुए थे। हर तरफ हंसी, बातचीत और बधाइयों का माहौल था। मैं सिर्फ खुशी महसूस कर रहा था, हालांकि उसके साथ थोड़ी सी असहायता भी थी। पार्टी के एक कोने में एक और व्यक्ति बैठा था। चेहरा हल्का पीला था, लेकिन फिर भी वो खुद को बेहद उत्साहित दिखाने की कोशिश कर रही थी। वह थी बायानुआ। मदर बी के विरोध के बावजूद वो अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी और जिद करके एंगेजमेंट पार्टी में शामिल होने आई थी। इनविटेशन कार्ड बाद में उसी ने अपने पास रख लिया था। भले ही वो मुझसे शादी नहीं कर सकती थी, फिर भी वो अपनी आंखों से मेरी खुशी देखना चाहती थी। आज उसने अपनी सबसे महंगी और सबसे खूबसूरत फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। अगर कोई अनजान व्यक्ति उसे देखता तो शायद यही समझता कि इस एंगेजमेंट पार्टी की मुख्य नायिका वही है, जिंग युआन। आज मैं इतनी सज-धज कर तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में आई हूँ, तो इसे ऐसे समझो कि मैंने एक बार तुमसे शादी कर ली। इस जीवन में हमारे पास मिलन का सौभाग्य था, लेकिन साथ रहने की नियति नहीं। अगले जन्म में हम फिर पति पत्नी बने।